हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। ब्राह्मी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में मैं एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसको हम प्रश्न पत्र 6 के अंतर्गत निबंध के नाम से जानते हैं। निबंध को लेकर के एक उपेक्षा का भाव सामान्यतः अभ्यर्थियों के बीच में देखने के लिए मिलता है कि हम बाकी अन्य विषयों की तुलना में इस पर उतना ध्यान नहीं देते, उतना फोकस नहीं देते। लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है, जिसके माध्यम से आपको 70 अंक जो है वो मुख्य परीक्षा के अंतर्गत मिल सकते हैं, क्योंकि ये 70 अंकों का पूछा जाता है। तो आज के सेशन में हम निबंध के संबंध में बात करेंगे कि उसकी क्या भूमिका है, क्या महत्व है, किस तरह से उसको तैयार करना चाहिए, किन विषयों पर निबंध पूछे जाते हैं, किन विषयों पर निबंध नहीं पूछे जाते हैं और कैसे हम उनको तैयार कर सकते हैं, कैसे निबंध की फॉर्मेटिंग करनी है, विगत वर्षों में जो निबंध पूछे गए हैं उनसे हम क्या सीख सकते हैं या तैयारी के क्रम में उनका क्या योगदान रहता है पुराने निबंधों का। तो उन तमाम बातों पर हम एक डिटेल्ड चर्चा आज के इस सेशन में करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। वो ये है कि अगर आप में से जितने भी कैंडिडेट्स हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनमें से कोई भी अगर मुख्य परीक्षा को टारगेट कर रहा है, मेंस को टारगेट कर रहा है, तो उसके लिए ब्राह्मी एकेडमी ने एक नया कोर्स लॉन्च किया है, जिसका नाम है टारगेट 1.0। ये जो टारगेट 1.0 बैच है, ये हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा रहा है और इसके अंतर्गत आपको मुख्य परीक्षा का पूरा सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस, संपूर्ण पाठ्यक्रम जो है वो कंप्लीट करवाया जाएगा। और सभी जो टीचर्स आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे वो सभी अनुभवी, वेल एजुकेटेड और वेल एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। अगर मैं अनुभव की बात करूँ तो उनका एक ऑन एन एवरेज अनुभव जो है वो 10 से 15 साल का है। चाहे वो मधु मैम हो, चाहे वो सौरभ नामदेव सर हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो सुदीश सर हो, सभी लोग जो हैं वो लोग सभी अपने अपने फील्ड्स में, अपने अपने विषय में पारंगत लोग हैं। सभी को मुख्य परीक्षा का, प्रीलिम्स का, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की भी और आपकी संघ लोक सेवा आयोग की भी, इन दोनों ही आयोगों की मुख्य परीक्षाओं के अध्ययन और अध्यापन में विशद अनुभव है, बड़ा अनुभव है। तो अगर आप इन क्लासेस के साथ, इस कोर्स के साथ जुड़ते हैं तो डेफिनेटली आपकी मुख्य परीक्षा की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, बहुत एजी हो जाएगी, बहुत टू द पॉइंट हो जाएगी। और उसके बाद फिर कोई गुंजाइश नहीं बचती कि आपको मुख्य परीक्षा में कोई तकलीफ आए। और ये जो कोर्स है इसमें बाकी सब चीज़ें तो हैं ही, कि मतलब सिलेबस हम आपको पूरा करवाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, वो तमाम चीज़ें, नोट्स वगैरह वो तो है ही। लेकिन इसमें सबसे जो मेन फोकस हमारा रहेगा वो आंसर राइटिंग पे अलग से रहेगा। मतलब बाकी चीज़ें तो है ही हैं, वो तो अपने आप में चलेंगी ही जिस स्तर पर चलना चाहिए। लेकिन आंसर राइटिंग और उसकी फॉर्मेटिंग को लेकर के भी आपको अलग से क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको क्लासेस के साथ ही वो चीज़ें मिल जाएंगी। और क्योंकि मुख्य परीक्षा के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है वो होती है आंसर राइटिंग, उत्तर लेखन, और उसको लेकर के बहुत सारे लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं कैंडिडेट्स, क्योंकि आपका जो जजमेंट होने वाला है वहाँ पर, आपको जो परीक्षक जज करता है, जिस आधार पर वो आपका मूल्यांकन करता है, जिस आधार पर वो आपको अंक देता है, वो आपको पर्सनली नहीं जानता। वो नहीं जानता आपको कितना नॉलेज है, कितना ज्ञान है, आपका क्या व्यक्तित्व है। ही नोज नथिंग अबाउट यू। वो आपका आकलन केवल और केवल आपकी मुख्य परीक्षा की कॉपी के आधार पर करेगा। तो आप उस उत्तर पुस्तिका पर कितना सुंदर, कितना प्रभावशाली, कितना बेहतरीन आंसर लिखते हैं, इसी से तय होगा कि आप सिलेक्ट होंगे या रिजेक्ट होंगे, और अगर सिलेक्ट होंगे तो किस रैंक पे सिलेक्ट होंगे। इसीलिए इन सेशंस में सिलेबस के साथ साथ, बाकी चीजों के साथ साथ उत्तर लेखन पर बहुत ही फोकस रहेगा। आंसर की फॉर्मेटिंग, उस पर वैल्यू एडिशन, कैसे आप उत्तर की फॉर्मेटिंग करेंगे, कैसे उसको बेहतर से बेहतरीन बनाएंगे, उस पर आपको अलग से सेशंस में सारे विषयों का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, सोशियोलॉजी का, सारे विषयों की आंसर राइटिंग भी बताई जाएगी। तो आप लोग जो भी इंटरेस्टेड हैं वो इन क्लासेस में इनरोल कर सकते हैं, इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी आप इसका फ़ायदा उठाइए और इनरोल करिए अपने आप को। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग कॉल करके फर्दर डिटेल ले सकते हैं। अब हम आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। आज के सेशन में मैं आपको कुछ बातों पर चर्चा करने वाला हूं। तो क्या क्या बातों पे चर्चा करेंगे, पहले हम ये जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में निबंध की भूमिका और महत्व,
उसका क्या रोल है और क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी महत्ता क्या है, उसका रोल कितना बड़ा है। और फिर उसके बाद जानेंगे उसकी पृष्ठभूमि, निबंध की पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे कि निबंध जो है वो किस तरह से पूछे जाने लगे हैं और कैसे पहले पूछे जाते थे, अभी कैसे पूछे जा रहे हैं, तो उसकी एक पृष्ठभूमि, एक बैकग्राउंड जानेंगे। उसके बाद आयोग के द्वारा निबंधों की जो आपके पृष्ठभूमि का मतलब है कि कितने निबंध पूछे जाएंगे, उसके कितने अंक रहेंगे, कितने शब्दों में लिखना रहेगा, तो वो सब बेसिक चीजें जानेंगे। पहले क्या था, अभी क्या हो गया है, थोड़ा सा डिफरेंस भी आया है पिछले बार से अभी में, तो वो पूरा एक फॉर्मेट देखेंगे उसका, अंकों से संबंधित जो मतलब परीक्षा के प्रणाली में जो प्रणालीगत जो व्यवस्था है उसको हम देखेंगे कि एग्जाम की स्कीम में इसका क्या रोल है और कैसे वेटेज हुए। और उसके बाद फिर आयोग के द्वारा जो अलग अलग विषय दिए गए हैं जिन पर आपसे निबंध पूछे जाएंगे, उन विषयों पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और उसकी परिधि देखेंगे कि भाई किसी विषय को अगर आपको तैयार करना है तो किस हद तक जाकर के तैयार करना है, क्योंकि विषय तो केवल एक शब्द लिखा हुआ है, जैसे पर्यावरण है। अब पर्यावरण अपने आप में बहुत बड़ा और विशाल कंसेप्ट है, तो जब आप पर्यावरण पे निबंध तैयार करेंगे तो किस हद तक जाके तैयार करना है, तो विषयों की सूची देखेंगे, उनका विस्तार देखेंगे और क्या इन विषयों से इतर भी किसी विषय पर निबंध पूछे जाते हैं, यदि हाँ तो किन विषयों पर, उनको कैसे तैयार करना है उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर पिछले वर्षों में जो निबंध पूछे गए हैं उन पर कुछ चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर आपको आगे के निबंधों का थोड़ा तैयारी करना है, कयास लगाना है कि किस तरह के निबंध पूछे जाते हैं और कैसे मुझे अपनी तैयारी की दशा और दिशा रखनी है, तो इसके लिए पुराने वर्षों में पूछे गए निबंधों को देखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, तो उसकी चर्चा करेंगे। फिर निबंध लेखन की प्रारंभिक रणनीति पर चर्चा करेंगे और उसके बाद उसके लिए क्या पूर्व शर्तें हैं वो देखेंगे कि अगर मान लीजिए कि अगर आप अभी निबंध लिखने के प्रारंभिक चरण में, प्रारंभिक चरण का मतलब है कि अभी आपने लिखना शुरू ही किया है, आज से पहले आपने कभी कोई निबंध नहीं लिखा, मतलब स्कूल में लिखा होगा वो अलग चीज है, लेकिन परीक्षा की तैयारी में अगर आपने निबंध कभी भी नहीं लिखा, आप एकदम बिगिनर है, तो वहां पर अगर आप खड़े हैं तो वहां से आप निबंध लिखने की शुरुआत कैसे करें, तो वहां से फिर हम आपको वहीं से लेकर के शुरू करेंगे। उसके बाद फिर निबंध लिखने के अलग अलग तरीके क्या होते हैं, वो डिपेंड करता है कि निबंध का टॉपिक क्या है, उसके आधार पे कि भाई अगर कोई मूर्त विषय है तो मूर्त विषयों पर अमूमन विवरणात्मक निबंध लिखे जाते हैं, अगर कोई अमूर्त विषय है तो उस पर विचार प्रधान निबंध लिखे जाते हैं, अगर कोई कलात्मक विषय है तो उस पर ललित निबंध लिखा जाता है। तो ऐसे अलग अलग तरह के निबंध होते हैं जो अलग अलग टॉपिक्स के हिसाब से डिसाइड किए जाते हैं कि कैसा आपका विषय क्या है, उस विषय के आधार पर तय होता है कि निबंध कौन सा लिखा जाएगा, किस प्रकार का लिखा जाएगा, और उस प्रकार से ही उसकी फॉर्मेटिंग तय होती है। तो ये इस सभी टॉपिक्स पे हम धीरे धीरे आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में निबंध की भूमिका और उसके महत्व पे चर्चा करते हैं। ये स्कीम ऑफ एग्जाम या स्कीम ऑफ सिलेबस है या स्कीम ऑफ पेपर से आप जो भी बोलो, ये आपकी राज्य सेवा मुख्य परीक्षा की पूरी परीक्षा योजना है। ये स्कीम या पूरी की पूरी एक परीक्षा योजना के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए, मैं आपसे एक बेसिक बात ये कहना चाह रहा हूं कि आप में से जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हो सकता है कि पहले कभी मुख्य परीक्षा दी हो, एक बार या दो बार या तीन बार भी हो सकता है, लेकिन जिन्होंने मुख्य परीक्षा दी हुई है और उन्होंने कभी न कभी निबंध लिखा है, या तो तैयारी के क्रम में निबंध लिखे होंगे या फिर कम से कम वहां पेपर में जाके एग्जामिनेशन हॉल में जाके तो कम से कम निबंध लिखा ही होगा। ठीक है, तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने निबंध लिखा हुआ है मुख्य परीक्षा के अंदर, एक बार दी है मेंस या दो बार दी है, जो भी है। कुछ ऐसे होंगे जो पहली दफे मेंस देंगे, जिन्होंने अभी तक मेंस दिया ही नहीं है, पहली बार उनका मेंस देने का काम है, तो वो पहली ही बार इसकी तैयारी कर रहे होंगे। तो इसीलिए मैं दोनों के मद्देनजर, शायद कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी इंटीग्रेटेड कर रहे हो, तो वो बाद में कभी मेंस देंगे, अभी तो प्रीलिम्स ही क्वालिफाई करेंगे। लेकिन जो भी है, अगर आप बिगिनर हैं या आप एक दो बार मेंस दे चुके हैं, निबंध लिख चुके हैं, मैं सबके मद्देनजर ये बात कह रहा हूं कि हम लोग क्या करते हैं, परीक्षा की जब तैयारी शुरू करते हैं तो पहले हमें परीक्षा के नेचर को और उसकी रिक्वायरमेंट्स को समझना चाहिए और परीक्षा के स्वरूप को समझकर फिर रणनीति बनानी चाहिए। अगर आपकी रणनीति सही है तो आपके सफल होने की प्रायिकता कई गुना बढ़ जाती है। अगर आपकी रणनीति सही नहीं है, उसमें खामियां हैं, कमियां हैं, उसमें बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स है मान लो, तो आपके सफल होने की प्रायिकता उसी अनुपात में घटती जाती है।
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रणनीति का बहुत महत्व है। आप जब भी कोई टॉपर्स निकलते होंगे तो सब लोग उनको बुलाते हैं, इंटरव्यू करते हैं, बोलते हैं आप अपनी स्ट्रेटेजी बताइए। क्यों स्ट्रेटेजी पूछी जाती है? ये नहीं पूछते कि आप अपनी किताबें बताइए, कौन सी किताब से आपने पढ़ा। एक संविधान है, वही इतिहास है, वही सारी किताबें हैं जो बाजार में है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है रणनीति, स्ट्रैटेजी। जब भी तो टॉपर से भी स्ट्रैटेजी पूछी जाती है। तो अगर आपकी रणनीति सही है ना, तो आपके सफल होने के, कामयाब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। रणनीति का मतलब मैं यहाँ एक खास संदर्भ में ले रहा हूं कि होता क्या है जनरली। मैंने भी बहुत सारे कैंडिडेट्स को पढ़ाता हूं, उनसे बात करता हूं, लगातार कई सालों से चर्चा करता रहा हूं स्टूडेंट से। तो मैं ये देखता हूं कि कैंडिडेट जो है वो पारंपरिक विषयों पर बहुत अधिक फोकस करते हैं। जैसे जब वो तैयारी करेंगे तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, अब आजकल सोशियोलॉजी वगैरह जुड़ गया है तो सोशियोलॉजी, इनको बिल्कुल यहां पेडेस्ट्रल पे रखेंगे, सबसे ज्यादा इन्हीं को पढ़ेंगे, अपना मैक्सिमम समय इन्हीं में देंगे। ये गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि इनको नहीं पढ़ना चाहिए। आप हिस्ट्री मत पढ़ो, या पॉलिटी मत पढ़ो, या ज्योग्राफी मत पढ़ो, या कॉन्स्टिट्यूशन मत पढ़ो, या इकोनॉमी मत पढ़ो, आप बिल्कुल पढ़िए, उनका भी वेटेज बहुत ज्यादा है। लेकिन उनको पढ़ने के क्रम में आप इन विषयों को इग्नोर मत करिए। क्या होता है, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे रहते हैं जो हिस्ट्री पर चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पे चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे, पॉलिटी पे चर्चा करेंगे, इकोनॉमी पे, सोशियोलॉजी पे। बहुत कम ऐसे होते हैं जो पेपर 3 तक जाते हैं। पेपर 3 का मतलब पेपर 3 में भी जो पार्ट बी है, जैसे विज्ञान, टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उस पर थोड़े कम लोग जाते हैं। उससे भी कम ऐसे होते हैं जो पेपर 4 पे जाते हैं, जो फिलॉसफी, एथिक्स, साइकोलॉजी, पबएड, उसमें आजकल एंटरप्रेन्योरशिप जुड़ गया है, उद्यमिता, इस पर जाते हैं। ये उससे भी कम होते हैं। उससे भी कम वो होते हैं जो पेपर 5 पे चर्चा करते हैं, उस पे जाते हैं, यानी कि हिंदी पे, खासतौर पे हिंदी मीडियम वाले। हिंदी मीडियम वालों को क्या बदगुमानी होती है कि हम तो हिंदी मीडियम के हैं और हमको तो हिंदी आती ही है, इसलिए हमें उसे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए पेपर 5 तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, हम चुटकियां बजा के कर लेंगे। जबकि ये बाएं हाथ का खेल कतई नहीं है। बगैर पढ़े आप पेपर 5 कर ही नहीं पाएंगे। भले ही आप हिंदी मीडियम से पढ़े हो, आपका हिंदी विषय रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो प्रश्न पूछे जाते हैं काफी अच्छे स्तर के आजकल पूछे जाते हैं। बगैर पढ़े आप हिंदी मीडियम के हो और या फिर किसी भी मीडियम के हो, आप पेपर 5 भी नहीं कर सकते। तो ये जो चौड़ होती है कि नहीं हम तो हिंदी मीडियम वाले, ये भी गलत है। और उससे भी कम लोग ऐसे होते हैं, सबसे कम, जो पेपर 6 पर चर्चा करते हैं, यानी निबंध और प्रारूप की बात करते हैं। क्योंकि उनको यह लगता है कि भाई निबंध में क्या पढ़ना है, निबंध तो वहीं स्पॉट पे ही जाके देखेंगे, लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मिसकंसेप्शन बना हुआ है कि निबंध में क्या तैयारी करना, निबंध तो वहीं लिख देंगे जो टॉपिक आएगा। निबंध की कैसे तैयारी होती है, वो कोई सब्जेक्ट तो है नहीं जिसको पढ़ा जाए, वो कोई विषय तो है नहीं जिसको प्रिपेयर किया जाए, जिसके टॉपिक्स देखे जाएं। तो इसलिए ये जो शुरुआती 3 पेपर है, पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 3 में भी उसके अखंड तक, मतलब इकोनॉमिक्स तक, मतलब इकोनॉमिक्स तक, तो यहां तक तो हर कोई जो है वो आ जाता है और उस पर चर्चा भी करता है, पढ़ाई भी करता है, बातचीत भी करता है। लेकिन वहां से फिर धीरे धीरे चर्चा कम हो जाती है। साइंस टेक्नोलॉजी में थोड़े कम लोग चर्चा करेंगे, उससे भी कम पेपर 4 तक आते हैं, उससे भी कम जो है 5वें प्रश्न पत्र तक आते हैं, और 6वें तक तो आधे से ज्यादा, मतलब 70% भीड़ बाहर हो जाती है। लेकिन अगर आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के हिसाब से देखो, आपके सामने ये मैंने पूरी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन रखी है, परीक्षा की पूरी योजना रखी है। अब आप देखें कि केवल और केवल 6ठे प्रश्न पत्र से, 6ठा प्रश्न पत्र मतलब आपका ऐसे और प्रारूप, निबंध और प्रारूप, उसी से आपको कितने नंबर मिल जाएंगे? 100 नंबर मिल जाएंगे, जो अन्यथा आपको एक पूरा विषय पढ़ के मिलेंगे। जबकि इसमें आपको पूरा विषय नहीं पढ़ना है, केवल निबंध लिखना सीखना है और प्रारूप लिखना सीखना है। केवल ये 2 टॉपिक है, निबंध और प्रारूप। इन्हीं दोनों से आपको कितने नंबर मिल जाएंगे? 100 नंबर। और इन पेपर्स में 100 नंबर लाने के लिए आपको कितनी यूनिट पढ़नी पड़ेगी? कम से कम 4 यूनिट, 30, हाँ 25, लगभग 4 यूनिट है ना, नहीं बल्कि 4 से भी ज्यादा, 3 नहीं, 4 से थोड़ी कम, 30 की एक रहती ना, 3 5 15, हाँ तो 30 90 3 3.5 यूनिट, लगभग 3.5 यूनिट में आपको 100 नंबर मिलेंगे। और यहां पर आपको 2 टॉपिक में 100 नंबर मिल रहे हैं। अब 3.5 यूनिट्स में आपको कितने टॉपिक्स पढ़ने रहेंगे? लेकिन आप उसमें समय भी डालोगे, ऊर्जा भी डालोगे, वक्त भी डालोगे, किताबें भी खरीदोगे,
उसमें अपना दिमाग भी लगाओगे। लेकिन ये 100 नंबर के लिए क्या आप उतना दिमाग लगाते हो जितना आप 4 यूनिट पढ़ने में लगाते हो? द आंसर इज नो, आप नहीं लगाते हो। आप 4 यूनिट पढ़ने में जितना समय, जितनी ऊर्जा, जितनी किताबें पढ़ते हो, उतना आप इसके लिए नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आपकी रणनीति गलत है। इसका यह कतई मतलब नहीं कि आप उनको मत पढ़ो, उनको तो पढ़ना ही है। ऐसा नहीं कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 को नहीं पढ़ना है, पर मैं एक बता रहा हूं आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। एक चीज होती है जिसको बोला जाता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मतलब होता है कि कितने एफर्ट या कितनी ऊर्जा या कितने प्रयत्न में या प्रयत्न से आप कितना लाभ कमा पा रहे हो, उस रेशो को बोलते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई टॉपिक 10 दिन तक पढ़ा, 10 किताबों से पढ़ा, और उसके बाद उससे आपको जो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं वो प्रश्न पूछे जाएंगे फॉर इंस्टेंस 100 नंबर के। वही एक कोई विषय है जिसको आपको केवल 5 दिन पढ़ना है और 5 किताबें पढ़नी है, और उससे प्रश्न पूछे जाएंगे 100 नंबर के, उससे भी 100 नंबर के ही पूछे जाएंगे। एक विषय ऐसा है जिसको 10 दिन लगेंगे तैयार करने में और 10 किताबें पढ़नी पड़ेंगी, और उससे 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। वही दूसरा विषय ऐसा है जो 5 दिन में ही तैयार हो जाएगा और 5 ही किताबें पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन उससे भी 100 नंबर के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको पहले किसको पढ़ना चाहिए? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किसमें ज्यादा है? इस वाले में ज्यादा है, जिसमें 5 दिन पढ़ के आपको 100 नंबर मिल जाएंगे 5 किताबों से पढ़ के। इसमें कॉस्ट कम है, बेनिफिट ज्यादा है। जबकि यहां पर पहली वाली सिचुएशन में कॉस्ट बहुत ज्यादा है और बेनिफिट उसकी तुलना में कम है। तो जहां पर कम कॉस्ट में ज्यादा बेनिफिट मिलता है, कम पैसे में ज्यादा फायदा मिलता है, कम एफर्ट में ज्यादा फायदा मिलता है, पहले आपको उसको करना चाहिए, उसको इग्नोर कम से कम नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए हमने जो ये सिलेबस, हमारा जो प्रोग्राम डिजाइन किया है, जो कोर्स डिजाइन किया है, उसमें हम शुरुआत से ही इन तीनों को भी लेते हुए चल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बच्चे इग्नोर मार देते हैं। पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, और इसीलिए हिंदी की भी मेरी क्लासेस, मतलब पेपर 5 की क्लासेस भी शुरू हो चुकी है, पेपर 6 की भी क्लास जो है मैं करवा रहा हूं, और पेपर 4 को भी लेकर के चल रहे हैं हम लोग। तो ये सभी प्रश्न पत्र जो है साइमल्टेनियसली चलेंगे, इसको हम इग्नोर नहीं करेंगे। मतलब ये तो चल ही रहे हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 तो चलेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6 भी चलेंगे। इसको हम उपेक्षित नहीं कर देंगे, बात के लिए नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। एक चीज, क्योंकि इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ज्यादा है। दूसरी चीज, इसको बाकी लोग क्योंकि इग्नोर कर देते हैं बहुत सारे कैंडिडेट, तो आप यहां एक्स्ट्रा एज ले सकते हो, आप यहां बाकियों की तुलना में बढ़त बना सकते हो। क्योंकि बाकी जो, देखो बाकी टॉपिक जो है उसमें सब लोग बराबर ही रहते हैं, लगभग सबका लेवल प्लेइंग फील्ड रहता है। कम से कम वो लोग जो एक्चुअली फाइट में है, जो लोग सीरियस कैंडिडेट्स हैं, जो लोग नॉन सीरियस है वो तो वैसे भी फाइट से बाहर ही है, लेकिन जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, एमपी, ट्राइब्स, इनमें सब में सब लगभग एक ही लेवल पे रहते हैं। थोड़ा बहुत अंतर आता है, बहुत ज्यादा नहीं। सब वही हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वही कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, वही ट्राइब्स पढ़ रहे हैं, सब बराबर लेवल पे रहते हैं। जो फाइट में है, जो सीरियस कैंडिडेट्स है, जिनका अल्टीमेटली सिलेक्शन होने के चांसेस है। तो फिर आप बढ़त कहां बना सकते हो? बढ़त आप बना सकते हो इनमें, निबंध वगैरह में, खास तौर पे निबंध की मैं आज चर्चा कर रहा हूं, इसमें आप एज ले सकते हो। क्योंकि निबंध में आप अगर आपने निबंध लिखने की कला विकसित कर ली, उस पर ग्रिप बना ली, तो आप बाकियों की तुलना में 20 नंबर तक आगे ज्यादा खींच सकते हो, जो ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलेंगे जिसको निबंध लिखना नहीं आता उतना अच्छा। अगर आपने निबंध लिखने का कौशल विकसित कर लिया ना, तो आप 20 नंबर तक लीड ले सकते हो बाकी बंदे से, दूसरे बंदे से जिसको उतना अच्छा निबंध लिखना नहीं आता है। और 20 नंबर मुख्य परीक्षा में छोटी मोटी बात नहीं होती, आपको यहां से यहां पहुंचा सकता है 20 नंबर, बहुत बड़ी बात होती है मेंस में 20 नंबर, ठीक है। और वो भी केवल एक ही टॉपिक में आप ले रहे हो, केवल निबंध में ही अगर आप 20 नंबर की लीड ले रहे हो एक ही टॉपिक में, तो सोचो कितनी बड़ी लीड है ये। तो निबंध बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको एक तरीके से इग्नोर नहीं करना है, आज ही से इसकी तैयारी करना है। दूसरा मिथ यह है इसके बारे में कि निबंध की क्या तैयारी होती है, निबंध कोई तैयार करने की विषय है? बिल्कुल है। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो, वैसे ही निबंध की तैयारी होती है। निबंध अपने आप में, निबंध लिखना एक कला है, एक विज्ञान है। जैसे साइंस होता है, जैसे आर्ट होती है, वैसे ही निबंध है। कोई भी
बच्चा अपने मां के गर्भ से निबंध लिखना सीख के नहीं आता। जिसको भी अच्छा निबंध लिखते आता है, जिसने अच्छा निबंध लिखना जाना है, ये मान के चलिए कि उसने अभ्यास से, चिंतन से, प्रयास से वो कौशल अर्जित किया है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है दुनिया में जो अच्छा निबंध लिख रहा हो और उसको गॉड गिफ्ट है। गॉड गिफ्ट नहीं होता है। उसने बकायदा उस कौशल को अर्जित किया है, सीखा है, अभ्यास किया है, कमियों को दूर किया है, तो वो आज अच्छा निबंध लिख पा रहा है। आपने नहीं किया है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो अभ्यास से ही होता है, सीखने से ही होता है निबंध लिखना भी। अगर आज आप लिखना सीखेंगे तो आप कल को 10 दिन बाद, 20 दिन बाद बेहतरीन निबंध लिखेंगे। और अगर आप नहीं लिखना सीखेंगे, सोचेंगे कि निबंध तो हम वहीं जाके लिखेंगे, कैसे, इसकी कोई तैयारी तो होती नहीं है, तो आप कभी भी निबंध अच्छा नहीं लिख सकते। लेकिन अगर आप आज खराब लिख रहे हैं, कल थोड़ा सुधरेगा, परसों और सुधरेगा, 10-15 दिन होते होते आप बेहतरीन निबंध लिखेंगे बढ़िया तरीके से। निबंध भी एक तरीके से उत्तर लिखने जैसे ही होता है। उसमें आप कैसे उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं, कैसे उसमें फ्लो मेंटेन करते हैं, कैसे पैराग्राफ्स बनाते हैं, कहां पर पैराग्राफ तोड़ते हैं, कहां नया पैराग्राफ शुरू करते हैं, आप कैसे उसमें वैल्यू एडिशन करते हैं, कैसे आप उसमें फैक्ट्स ऐड करते हैं, कैसे कोट्स ऐड करते हैं दूसरे के, कैसे कविताएं ऐड करते हैं, पंक्तियां ऐड करते हैं, किसी महापुरुष के कथन ऐड करते हैं, कैसे अपनी बात को किसी तथ्य के द्वारा बैक करते हैं, उसको आधार देते हैं तथ्य का, कैसे फ्लो मेंटेन करते हुए कैसे भूमिका बांधते हैं, कैसे मुख्य बॉडी लिखते हैं, कैसे जो है फिर कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, कैसे वे फॉरवर्ड देते हैं। यही तो ये सब आपको अभ्यास से आएगा, सीखने से आएगा। ठीक है, तो ये आपको सीखना है और आप बेहतरीन निबंध सीख लेंगे, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हम आज की चर्चा की बात शुरू करेंगे। तो 100 नंबर का आपको निबंध आएगा। 100 नंबर का आपका पेपर 6 है और उसमें आपको 70 नंबर का निबंध आता है, तो वो तो हम बात आगे करेंगे ही। तो इसीलिए हमने इसकी साइमल्टेनियस क्लासेस शुरू की है। अब हम लोग शुरू करेंगे कि निबंध की भूमिका और महत्व कितना है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में। देखिए, अभी जो आजकल सिस्टम है एग्जाम का, उसके मुताबिक अब जो मेंस हो रही है वो 1500 नंबर का हो रहा है। टोटल आपको 1685 नंबर रहते हैं। इसमें 1500 नंबर का मेंस है और 185 का आजकल इंटरव्यू है। थोड़ा सा ये चेंज आ गया है पहले से। तो 1500 का मेंस है एंड 185 का आपका इंटरव्यू है। ये 1500 का जो मेंस है, इसमें 6 पेपर होते हैं। जीएस के 4 पेपर से 1, 2, 3, 4, जिसमें पहले पेपर में हिस्ट्री ज्योग्राफी है, दूसरे में आपका सोशियोलॉजी है, तीसरे वाले में आपका इकोनॉमी और साइंस है, और चौथे में आपका 2 खंड है, जिसमें पहले में आपका एथिक्स है, फिलॉसफी है, पबैड है, दूसरे वाले में उद्यमिता है ना। और 5वां पेपर जो है वो हिंदी व्याकरण का है, भाषा और व्याकरण, और 6वां पेपर जो है वो आपका निबंध और प्रारूप लेखन का है। ठीक है, तो ऐसे 6 पेपर्स में ये 1500 नंबर बटे हुए हैं और फिर इसके बाद 185 नंबर का इंटरव्यू होगा, तो टोटल 1685 नंबर है। ठीक है, पहले में हिस्ट्री ज्योग्राफी, दूसरे में पॉलिटी सोशियोलॉजी, तीसरे में साइंस टेक्नोलॉजी, मतलब पहले इकोनॉमिक्स और फिर साइंस टेक्नोलॉजी, चौथे में आपका एथिक्स, पबैड, फिलॉसफी और एंटरप्रेन्योरशिप, और चौथे के बाद 5वें में आपकी हिंदी व्याकरण और भाषा, और 6वें में निबंध और प्रारूप लेखन। इसमें से जो शुरुआती 4 पेपर है, पेपर नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ये सभी जो है 300 नंबर के हैं। तो 1200 नंबर के तो आपके यही हो गए। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 सभी 300 नंबर के हैं। 150 नंबर के 2 खंड है, ए एंड बी, पार्ट ए 150, पार्ट बी 150। तो ऐसे एक पेपर में 2 पार्ट है, 300 नंबर का एक पेपर है, तो 1200 नंबर तो ये हो गए। उसके बाद आपका जो 5वां प्रश्न पत्र है हिंदी का, वो 200 नंबर का है, और 100 नंबर का जो 6वां प्रश्न पत्र है वो 100 नंबर का है। यानी कि निबंध और प्रारूप लेखन से 100 नंबर का आपको पूछा जाने वाला है। ठीक है, शुरुआती जो 4 पेपर है जीएस के, उन चारों पेपर्स में 3-3 घंटे का समय मिलेगा, 5वें पेपर में 2 घंटे का समय मिलेगा, और 6ठे पेपर में आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा, 2 घंटे 30 मिनट का। तो अपन तो 6ठे पेपर की में निबंध की बात कर रहे हैं, तो उसी की बात करते हैं। तो निबंध जो है इन 1500 में से 100 नंबर, 1500 में से 100 नंबर आपके 6ठे पेपर के हैं। 1500 में से 100 नंबर जो है वो आपके 6ठे पेपर के हैं। ये आपको यहां दिख ही रहा होगा। इन 100 नंबरों में से 70 नंबर का निबंध और 30 नंबर का प्रारूप लेखन है। 100 नंबर का पूरा 6वां प्रश्न पत्र है, उसमें से 70 नंबर के आपको क्या पूछे जाएंगे, निबंध पूछे जाएंगे,
और 30 नंबर के आपको प्रारूप लिखने के लिए आएंगे। 70 और 30 100 हो गए। अभी जो 70 नंबर का निबंध है इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। ये जो 70 नंबर का निबंध है इसमें भी एक निबंध नहीं लिखना, 2 निबंध लिखने हैं। एक निबंध होगा बड़ा, जिसको दीर्घ निबंध बोल दो, दीर्घ उत्तरीय निबंध बोल दो, कुछ भी बोल दो। ये जो दीर्घ निबंध या दीर्घ उत्तरीय निबंध है ये आपको 50 नंबर का रहेगा, मतलब 50 मार्क्स का रहेगा। 70 में से 50 का क्या होगा आपका दीर्घ उत्तरीय निबंध। और जो लघु उत्तरीय निबंध, जो दूसरे नंबर का निबंध रहेगा वो लघु उत्तरीय निबंध रहेगा, मतलब छोटू वाला निबंध रहेगा कंपैरेटिवली, वो 20 नंबर का रहेगा। टोटल हो गया 70। तो 100 नंबर का छठवां प्रश्न पत्र, उसमें 70 का निबंध, 30 का प्रारूप। 70 के निबंध में से 50 नंबर का बड़ा निबंध, दीर्घ उत्तरीय निबंध, जो कि बड़ा निबंध होगा, पहले नंबर का निबंध होगा, पहले यही लिखना होगा। दीर्घ उत्तरीय निबंध, पहला निबंध, प्रथम निबंध, कुछ भी बोल लो, जो 50 अंक दिलवाएगा, मतलब मैक्सिमम 50 नंबर का होगा। और जो दूसरा निबंध होगा, जो सेकंड निबंध होगा, द्वितीय निबंध होगा, वो लघु उत्तरीय यानी छोटा निबंध होगा, जो 20 अंक दिलवाएगा मैक्सिमम। ठीक है। और बाकी जो प्रारूप है ये 30 नंबर के, इसमें दो प्रारूप लिखने के लिए आएंगे, 15-15 नंबर के 2 प्रारूप लिखने होंगे। प्रारूप मतलब जो सरकारी पत्र होते हैं, उसमें प्रतिवेदन भी हो सकता है, शासकीय पत्र हो सकता है, अर्धशासकीय पत्र हो सकता है, पृष्ठांकन हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो 15-15 नंबर के 2 वो आते हैं, तो 30 नंबर के प्रारूप रहते हैं। उसको अभी आप भूल जाओ, अपन प्रारूप पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, अपन तो निबंध पे चर्चा कर रहे हैं। तो 2 निबंध हमको लिखना है। अभी जो 2 निबंध है, इनमें जो पहला निबंध है दीर्घ निबंध या दीर्घ उत्तरीय निबंध, वो आपको 50 अंक दिलवाएगा। और कितने शब्दों में लिखना पड़ेगा? 1000 शब्दों में। 1000 शब्द का आप मोटा मोटी यह अनुमान मान के चलो कि कम से कम 10 पेज, क्योंकि ऑन एन एवरेज आप एक पेज पे 100 शब्द लिख लेते हैं, लिख सकते हैं एटलीस्ट, है ना। कम ज्यादा भी लोग करते हैं जिसकी हैंडराइटिंग बड़ी है, छोटी है, जो भी है, लेकिन एक एवरेज अगर आपकी हैंडराइटिंग है तो आप एक पेज पे 100 के आसपास शब्द लिख लेते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि आपको 10 पेज में ये निबंध लिखना है। तो दीर्घ उत्तरीय निबंध 50 अंक दिलवाएगा और 1000 शब्दों में लिखना रहेगा। 1000 शब्द मतलब मोटा मोटी 10 पेज। और जो दूसरा निबंध है, जिसको हम लघु निबंध बोल रहे हैं या छोटू निबंध बोल रहे हैं या लघु उत्तरीय निबंध बोल रहे हैं, वो आपको 20 अंक दिलवाएगा और आपको 500 शब्दों में लिखना होगा। 500 शब्द मतलब मोटा मोटी 5 पेज। ठीक है, इससे लगभग आधा, पहले वाले से लगभग आधा। ठीक है, तो ये 500 शब्द में लिखना रहेगा। तो इस तरह से आपको 70 नंबर के निबंध आएंगे, 2 निबंध, एक बड़ा एक छोटा, और उसकी शब्द सीमा और पेज सीमा मैंने आपको बता दी, नंबर भी बता दिए। अभी जो पहला निबंध है, ये आपको किसी ऐसे विषय से पूछा जाएगा जिसकी सूची ऑलरेडी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने दे दी है। एक सूची दी है जिसमें 25-30 टॉपिक दिए हुए हैं। इन्हीं टॉपिक्स में से किसी टॉपिक पे आपको निबंध लिखने को आएगा। ठीक है, पहले वाले निबंध की मैं बात कर रहा हूं, जो दीर्घ उत्तरीय निबंध है वो। तो जो पहला निबंध है, जो दीर्घ उत्तरीय निबंध है, जो आपको 50 अंकों का रहेगा, 1000 शब्दों में लिखना रहेगा, वो इन विषयों में से किसी एक विषय पर लिखना रहेगा, जो यहां पर सूची भी दे दी गई है लोक सेवा आयोग के द्वारा। ठीक है, वही जो दूसरा निबंध आपको लिखना रहेगा, जो कि छोटा निबंध है, लघु उत्तरीय निबंध है, जो आपको 500 शब्दों में लिखना है, 20 अंकों का रहेगा, वो आपको किसी भी करंट इशू पे, जो समसामयिक मुद्दा, समसामयिक मतलब जो उस समय करंट इशू चल रहा होगा, उस समय जब आप परीक्षा दे रहे हैं, उस समय जितनी भी न्यूज में करंट इशू होंगे, उनमें से किसी एक विषय पर लिखने के लिए आ सकता है। ये जो समसामयिक मुद्दा है, समसामयिक समस्या एवं निदान, निदान मतलब समाधान, सॉल्यूशन, कोई भी करंट सिचुएशन, करंट प्रॉब्लम, कोई भी ऐसी चीज जो समसामयिक समस्या है, समसामयिक मुद्दा है, आपको दी जाएगी, उस पर या उसके समस्या के समाधान पर निबंध लिखने को आएगा। यह जो समसामयिक समस्या है, यह प्रादेशिक से लेकर के अंतरराष्ट्रीय तक हो सकती है। यह प्रादेशिक भी हो सकती है, इवन प्रादेशिक से छोटी क्षेत्रीय भी हो सकती है, यह राष्ट्रीय मुद्दा भी हो सकता है, या अंतरराष्ट्रीय मुद्दा भी हो सकता है। ठीक है, यह प्रादेशिक या क्षेत्रीय मुद्दा भी हो सकता है, यह राष्ट्रीय मुद्दा भी हो सकता है, अंतरराष्ट्रीय मुद्दा भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि राष्ट्रीय ही हो। यूक्रेन और रूस के संकट पे सवाल आ सकता है, इजराइल और फलस्तीन के मामले में आ सकता है, ट्रंप के
प्रधान राष्ट्रपति बनने के मामले में आ सकता है, दुनिया भर में दक्षिण पंथ के उदय पर आ सकता है, आतंकवाद की समस्या पे आ सकता है, यूरोप की विभिन्न समस्याओं पे आ सकता है। तो ये किसी भी विषय पर पूछा जा सकता है आपसे। तो ऐसा नहीं है कि वो केवल राष्ट्रीय ही हो सकता है, इट कैन बी इंटरनेशनल एज वेल, या इवन हमारे प्रदेश के अंदर का भी कोई टॉपिक हो सकता है, कोई जनजातीय समस्या, कोई भी जो करंट में चल रहा हो, जो न्यूज में चल रहा हो, उस समस्या से प्रश्न आपको पूछ सकता है, मतलब निबंध पूछ सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो दोनों ही निबंध होते हैं, चाहे वो पहला हो चाहे दूसरा हो, उसमें आपको कई चॉइसेस दी जाती है, उनमें से एक टॉपिक पे लिखना रहता है। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही देंगे कि बस इस पे ही लिखो, नहीं तो आप लिखो मत किसी और पे। 4-5 के करीब में आपको ऑप्शंस रहते हैं, उनमें से किसी एक विषय पर आपको टॉपिक लिखना, मतलब निबंध लिखना रहता है। आप एक अपनी मर्जी से कोई भी चुन लो। जैसे पहला जो है उसमें भी आपको 5-6 चॉइसेस दी रहेंगी, आपको चुनना होगा कि भाई इसमें से मैं किस पे अच्छा निबंध लिख सकता हूं, उस पे आप लिख दीजिए। ऐसे ही सेकंड में भी रहता है, आपको कई चॉइसेस दी रहती है, उनमें से एक चॉइस करके आप, एक चूज करके आप उस पे निबंध लिख सकते हैं। मतलब ऑप्शंस रहते हैं, ऑप्शंस में से एक विषय पर आपको लिखना रहता है। ठीक है, तो ये तो पूरी व्यवस्था हो गई। दूसरा तो यह हो गई निबंध की पूरी व्यवस्था। अब इसकी भूमिका और महत्व, भूमिका और महत्व बहुत है बेटा। 70 नंबर कम नहीं होते हैं, कम से कम आप उतना अगर इस पर ध्यान नहीं देते जितना आप जीएस के सब्जेक्ट पे देते हो, तो उससे आधा भी दे दोगे तो आपका काम हो जाएगा। आप 4 यूनिट के बराबर अंक है इसमें, 3.5 यूनिट के बराबर, 3.5 यूनिट पढ़ोगे तब 100 नंबर मिलेंगे या 70 नंबर मिलेंगे, इसमें अकेले में मिल जाएंगे आपको। तो आप जितना एफर्ट 4 या 3 यूनिट पढ़ने में लगाओगे, अगर उसका आधा एफर्ट भी इतिहास ऐसे लिखने में अगर आपने लगा दिया, तो आप बढ़िया से बढ़िया ऐसे लिखोगे, बेहतरीन से बेहतरीन ऐसे लिखोगे, और उससे आप अधिकतम नंबर ले लोगे, अधिकतम अंक अर्जित कर लोगे। अब अधिकतम की कोई सीमा तो है नहीं, टॉपर्स के, हर टॉपर के हिसाब से अधिकतम अलग अलग होता है, लेकिन अगर आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा एफर्ट पुट करें, थोड़ा सा माइंडफुल तरीके से कॉन्शियसली एफर्ट पुट करें, तो आप अधिकतम नंबर ऐसे में ले लेंगे और बाकियों की तुलना में 10-20 नंबर यहां से लीड लेके निकल जाएंगे। ठीक है, 70 नंबर बहुत होते हैं। दूसरी बात, निबंध के लिए जैसा कि लगता है कि इसको अलग से नहीं प्रिपेयर करना, मतलब अलग से लिखना जरूर सीखना है, पर टॉपिक वही है जो ऑलरेडी आपके मेंस में या प्रीलिम्स में कहीं ना कहीं है। टॉपिक आपको अलग से थोड़ी प्रिपेयर करना है, 1-2 टॉपिक हो सकते हैं जो अलग से पढ़ना हो, बाकी जनरली 95% तो टॉपिक वही है जो आपको वैसे भी पढ़ना ही रहता है, ऐसा। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। यहां तक मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसकी पृष्ठभूमि की थोड़ी सी बात करेंगे। ये देखिए, टॉपिक्स तो वही है जो आप वैसे भी मेंस में पढ़ते हैं। अब देखिए दूसरी बात यह है कि जो निबंध पूछे जाते हैं, क्या वो इसी से पूछे जाते हैं या इसके अलावा भी पूछे जा सकते हैं? तो उत्तर यह है कि ऐसी कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि इसके बाहर का निबंध आ ही नहीं सकता, ऐसी कोई लकीर नहीं है। यह एक आइडिया दिया हुआ है, हो सकता है कि इससे बाहर भी कोई निबंध पूछ लिया जाए। और विगत वर्षों में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐसे निबंध पूछता रहा है जिनका कोई प्रत्यक्ष या बल्कि परोक्ष संबंध भी इन टॉपिक्स से नहीं है जो उसने दिए हुए हैं। ऐसे कुछ निबंध लोक सेवा आयोग ने पूछे हैं विगत वर्षों में, आगे भी पूछ सकता है, जिनका इन टॉपिक्स से न तो कोई प्रत्यक्ष संबंध है न कोई परोक्ष संबंध है। ठीक है, तो पूछ तो सकता ही है, लेकिन उसमें घबराने की बात नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो बाहर से पूछता है वो एक आध रहता है। आपको 4-5 ऑप्शंस रहते हैं, उसमें एक आध कोई ऐसा रहेगा जो इससे बाहर का रहेगा, बाकी वो भी बहुत कम, हमेशा भी नहीं होता है, रेयरली कभी होता है। पहली बात तो हमेशा ही बाहर का टॉपिक एक आधा है, ये जरूरी नहीं है, और अगर आ भी जाता है तो एक आधा रहता है, बाकी 4 तो इन्हीं में से कुछ रहेंगे, और आपको तो एक ही टॉपिक पे लिखना है। तो जो 5 ऑप्शंस दिए हैं, अगर उनमें से एक आधा ऐसा है जो बाहर का है भी, तो इतना लोड पालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी 4 तो इन्हीं में से है ना, और आपको तो 4 में से भी एक में लिखना है, और वो भी बहुत रेयरली होता है कि 5वां कोई बाहर से आए, जनरली इन्हीं में से आ जाते हैं। पर हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि एक आध टॉपिक कोई ऐसा दे देता है जो इनमें नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, पर वो रेयरली होता है, और हो भी जाएगा तो एक ऑप्शन रहेगा, बाकी 4 में से आपको चुनना है जो इनमें से ही रहेंगे। ठीक है, अब जो बाहर का भी देता है
वो भी कैसा रहेगा, इससे मिलता जुलता ही रहता है बहुत हद तक। ऐसा नहीं कि कुछ भी उल जुलूल दे दिया, ऐसा नहीं है। अगर मान लो कि कोई टॉपिक दे भी रहा है तो ऐसा नहीं है कि आपसे बोलेगा कि जापान के प्राचीन इतिहास के बारे में लिखिए, ऑब्वियसली नहीं बोलेगा, नो वे, कोई चांस नहीं है। या आपसे बोलेगा कि बुरुंडी का इतिहास लिखिए, ऐसा थोड़ी बोलेगा, जाहिर सी बात है इसी से कुछ मिलता जुलता रहता है, वो भी बहुत कम। अब दूसरी बात हम कर रहे हैं, यहां तक मेरे हिसाब से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम आते हैं कि आयोग ने ये जो निबंधों की सूची दी है इसकी बात करते हैं, इसके विस्तार क्षेत्र की बात करते हैं और कुछ अन्य टॉपिक्स की बात भी इस पे कर लेते हैं। देखिए ये जो सूची दी हुई है, आप पाएंगे कि इनमें से 90 या 95% ऐसे विषय हैं जो आप अपनी परीक्षा की तैयारी में प्रीलिम्स या मेंस में किसी न किसी में पढ़ते ही है। ठीक है, जैसे मैं इसको रीड आउट करता हूं तो आप खुद ही इसमें लिंक बैठा पाएंगे कि आप कहां पढ़ते हैं इसको, कहां नहीं पढ़ते हैं। जैसे भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा, ठीक है, तो भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा जो है ये आपके इतिहास में है ही, आजकल तो प्रीलिम्स में भी इसको डाल दिया है, आपने प्रीलिम्स में भी पढ़ा ही होगा, तो ये प्रीलिम्स में भी है, मेंस में भी है। ठीक है, भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा। उसके बाद विकसित भारत @2047 यानी 2047 तक जो विकसित भारत का लक्ष्य लेकर सरकार चल रही है, इसको भी आप पढ़ते ही हो, ये आपके सिलेबस में है ना। 2047 में हमारी आजादी को 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे और तब तक एक लक्ष्य है कि विकसित भारत का लक्ष्य हम लेके चल रहे हैं। उसके बाद आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना, ये भी आप पढ़ते हो। स्वर्णिम मध्य प्रदेश, ये भी आप पढ़ते हो। अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम, ये भी आप पढ़ते हैं, है ना भाई। स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ते नहीं, पेपर 3 में है ही है पूरा का पूरा। जो आपका पेपर 3 है उसमें ये तो है ही है ना पूरा का पूरा विज्ञान तकनीकी, उसमें आप स्पेस टेक्नोलॉजी, PSLV, VSLV, उसके बाद आपके मार्स मिशन, मंगल मिशन, मून मिशन, ये सब पढ़ते ही हैं और भी सब चीजें पढ़ते हैं उसके बारे में। उसके बाद मध्य प्रदेश का गौरवशाली इतिहास, ठीक है, ये भी आप पढ़ते हैं। इतिहास पढ़ ही रहे हैं हम लोग, पूरी MP हिस्ट्री पढ़ते ही है, राइट फ्रॉम दी पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज से हम लोग हिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं और अभी तक की हिस्ट्री पढ़ते हैं, स्वतंत्र भारत तक की। तो पूरा मध्य प्रदेश का इतिहास हम लोग पढ़ ही रहे हैं, उसमें जो गौरवशाली इवेंट है वो भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर पर्यावरण आपके पेपर 3 में भी आप पढ़ते हो, पेपर 1 में भी पढ़ते हो भाई। भूगोल पढ़ते हो, उसमें भी पर्यावरण एक खंड के रूप में आता ही आता है। ठीक है, उसके अलावा हम जो है पर्यावरण वैसे पेपर 3 में भी देखते हैं, तो पर्यावरण जो है वो एक इंटीग्रल टॉपिक की तरह से पढ़ते हैं। फिर विज्ञान आपको साइंस पढ़ते ही हो आप। धर्म और अध्यात्म, इसको थोड़ा सा अलग से देखना रहता है, हालांकि इसमें भी धर्म वाला जो खंड है वो प्रीलिम्स में भी है, मेंस में भी है। विश्वग्राम की संकल्पना यानी ग्लोबल विलेज, ठीक है। उसके बाद शिक्षा में गुणवत्ता, मतलब क्वालिटी एजुकेशन जिसको हम बोलेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई। फिर परंपरागत कौशल आधारित व्यवसाय, जो स्किल पर आधारित हमारे व्यवसाय हैं वो। आधुनिकीकरण, एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, आधुनिकीकरण, भूमंडलीकरण, मॉडर्नाइजेशन भी इसमें आ गया। आधुनिकीकरण मतलब मॉडर्नाइजेशन, तो मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकीकरण, ग्लोबलाइजेशन यानी कि भूमंडलीकरण, और लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता। उसके बाद पारंपरिक खेल, सांस्कृतिक विरासतें हमारी, सभ्यता और संस्कृति, धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन, युवा नीति, योग एवं स्वास्थ्य, ई मार्केटिंग, ई कॉमर्स, नेतृत्व एवं विकास, सुशासन। आप देखिए ये सभी टॉपिक्स कहीं ना कहीं आपके सिलेबस में, मतलब आपके पास कच्चा माल पर्याप्त रहता है निबंध लिखने के लिए। बस आपको उस कच्चे माल को निबंध में कन्वर्ट करना सीखना है, अलोंग विथ सम मसाला। कुछ थोड़ा से और स्पाइसेस उसमें ऐड करने रहते हैं, और उन स्पाइसेस को कब कितनी मात्रा में ऐड करके कितना पकाना है यह आपको सीखना रहता है ऐसे लिखने में, ठीक है। वरना आपके पास कच्चा माल सब है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं है। निबंध लिखना एक कला होती है। जैसे कोई पेंटर अपनी पेंटिंग को बनाता है तो एक पहले एक स्केची, आउटर स्केची ड्रॉ करता है, फिर धीरे धीरे उसको स्केच को धीरे धीरे रिफाइन करता जाता है, फिर कलर स्कीम, पैलेट्स, कलर, बैकग्राउंड डिसाइड करता है, फिर उसको धीरे धीरे डेकोरेट करता है, फिर उसमें डिफरेंट शेड्स लेके आता है और बारीक काम करता है, और उस तरह फिर फाइनली आपकी पेंटिंग बनती है। वैसे निबंध होता है।
निबंध में बेसिक फॉर्मेट आपको पता है, कच्चा माल आपके पास है, फिर आप कैसे उसको और सुंदर से सुंदर बनाते जाते हैं, ये चुनौती रहती है। उसमें आप कितना वैल्यू एडिशन करें, कितने फैक्ट्स डालें, कितना डेटा डालें, कितना उसको सजाएं, कितने कोट्स डालें। बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो भद्दा हो जाएगा, बहुत भड़काऊ दिखेगा, बहुत कम होगा तो बहुत सादा दिखेगा। तो एक बैलेंस होना चाहिए, एक संतुलन होना चाहिए, ना बहुत सादा हो ना बहुत भड़काऊ हो, बहुत चमकीला हो, बीच का मतलब कि बहुत सिंपल भी नहीं, बहुत भड़काऊ भी नहीं, आपका उसमें कंटेंट भी हो, उसमें विचार भी हो, उसमें तत्व भी हो, साथ ही साथ उस तत्व और विचार को बैकिंग देने के लिए थोड़ा डेटा भी हो, थोड़े फैक्ट्स भी हो, थोड़ी इंफॉर्मेशन भी हो, और साथ ही साथ कि कुछ महापुरुषों के कोट्स कहीं अगर जरूरत हो तो आप डाल दें, कुछ पंक्तियां डाल दें, और फिर एक फ्लो के साथ उसको सजा करके एक कंप्लीट निबंध बनता है। बहुत मुश्किल नहीं है, बस प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ा सा सीखना और थोड़ा बहुत अभ्यास। 20, 25, 30 निबंध लिखते हुए आप इसमें पारंगत हो जाएंगे। खैर, तो ये जितने भी आप देखेंगे इसको कहीं ना कहीं आप पढ़ते हैं। अब जैसे आप ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पेपर 3 में पढ़ेंगे, उसके बाद आपके स्किल डेवलपमेंट भी आप पेपर 3 में पढ़ते हैं, उसके बाद ये आधुनिकीकरण, भूमंडलीकरण, ये भी आप पेपर 3 में भी देखते हैं, पेपर 2 में सोशियोलॉजी में भी देखते हैं इसका इम्पैक्ट। ठीक है, उसके बाद आप ये आपके ई मार्केटिंग, ई कॉमर्स, ये पेपर 3 में है। उसके बाद ये नेतृत्व, विकास, सुशासन, नौकरशाही, ये सब पेपर 2 में है, राजनीति, पॉलिटिक्स वाले में, गवर्नेंस वगैरह। उसमें गुड गवर्नेंस है, उसमें आपका ब्यूरोक्रेसी है, उसमें आपका ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, उसमें लीडरशिप क्वालिटीज वगैरह है। इवन पेपर 4 में भी है, लोक प्रशासन में, पबैड में। तो ये जो खंड है, सुशासन, नौकरशाही, लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, ब्यूरोक्रेसी, उसके बाद आपका नेतृत्व एवं विकास, लीडरशिप क्वालिटीज, ये सब जो है आपको पेपर 2 के गवर्नेंस वाले खंड में भी मिल जाएगा और पेपर 4 के पबैड वाले खंड में भी मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जनजातीय विकास, ट्राइबल डेवलपमेंट, या आप ट्राइब्स में पूरा पढ़ते ही हैं, ट्राइबल डेवलपमेंट। फिर स्वदेशी, स्वभाषा, राष्ट्रीयता के विभिन्न मुद्दे, राष्ट्रीय एकता एवं सामाजिक समरसता, ये जो है आपके पेपर 2 में अब सब आ गया है। सोशियोलॉजी में बाकायदा सामाजिक समरसता पेपर 2 में है आपको। ठीक है, फिर सामुदायिक जीवन, सामाजिक सरोकार, सब पेपर 2 में है। फिर उसके बाद नवीकरणीय ऊर्जा, सतत विकास, ये पेपर 3 में है, इकोनॉमिक्स में पूरा आपको मिल जाएगा। समावेशी विकास वगैरह, ग्राहक जागरूकता, मादक पदार्थों का सेवन एवं दुष्प्रभाव, घरेलू हिंसा, बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा, ये भी अब तो जुड़ गया है। आंतरिक सुरक्षा भी आपकी इसमें सिलेबस में जुड़ गया है, इंटरनल सिक्योरिटी जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद सोशल मीडिया का जीवन पे प्रभाव, गौरवशाली भारतीय संस्कृति, वसुधैव कुटुंबकम की भावना, मानव जीवन में संस्कार, ये प्रीलिम्स में भी है और मेंस में भी है संस्कार। 16 संस्कार आपको बताए गए हैं। वन नेशन वन हेल्थ जो पॉलिसी है 2030 को टारगेट करने वाली, वन नेशन वन हेल्थ। तो ये सब क्या है, ये सभी टॉपिक्स आप कहीं ना कहीं एटलीस्ट 95 या 90% टॉपिक जो है आप जीएस में पढ़ते हैं। मतलब आपके पास कच्चा माल है, फॉडर है, उसको आपको सीखना है ऐसे में कन्वर्ट करके। अब आपको क्या करना रहता है, ऐसे में आपको, आपके पास कच्चा माल है। कच्चा माल मतलब ये जो टॉपिक्स है इसका सबका आपके पास एक आइडिया है आपको। ठीक है, आगे बात समझ में। दूसरी चीज ये है कि इसमें आपको कुछ और चीजें ऐड करनी होगी, सम मोर। थोड़ा सा कच्चा माल आपके पास, मतलब थोड़ा सा नहीं बल्कि 60% आपके पास डेटा है जो आपने मुख्य परीक्षा के लिए या प्रीलिम्स के लिए पढ़ा हुआ है। मुख्य परीक्षा या प्रीलिम्स के लिए आपने पढ़ा हुआ है, 60% आपके पास वो चीजें हैं। बाकी जो बची हुई 40% चीजें ये आपको ऐड करना रहती है अपनी तरफ से। ये बल्कि 40 भी मैंने ज्यादा ही बता दिया, 31% रहती है जो आपको ऐड करना रहती है। और उसके बाद फिर इसको कुछ डेकोरेट करना पड़ता है, सजाना पड़ता है, सज्जा करनी पड़ती है। ठीक है, और उसके बाद एक फ्लो मेंटेन करना है, फॉर्मेट मेंटेन करना है कि भाई आपको इंट्रोडक्शन कैसे देना है, मेन बॉडी कैसे लिखनी है, कंक्लूजन कैसे मेंटेन करना है, फ्लो कैसा रखना है, कहां पर पैराग्राफ बदलना चाहिए, कहां पर नहीं बदलना चाहिए, कैसे बीच में अपनी कही बात को एक आध तथ्य से पुष्ट करना चाहिए। अगर आप कोई बात कह रहे हो तो उसके समर्थन में, उसके सपोर्ट में एक कोई रिपोर्ट का डेटा दे दो, कोई फैक्ट दे दो, कोई किसी शोध या उसका डेटा दे दो, तो आपकी बात पुष्ट हो जाती है कि नहीं, आप जो बात कर रहे हो हवा में नहीं कर रहे हो, आपने बाकायदा फैक्ट्स भी पढ़े हुए हैं, उसको ऐड भी किया है।
फिर अपनी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए थोड़ा भावनात्मक एंगल देने के लिए किसी महापुरुष का कथन ऐड कर दो, किसी कविता की 4 पंक्तियां ऐड कर दो और धीरे धीरे उसको आप सजा दो, सजा नहीं दो, सजा दो। तो फॉर्मेट डिसाइड करना, कैसे शुरू कैसे करेंगे, किस बात से हम शुरू करेंगे, कैसे पृष्ठभूमि मतलब भूमिका कैसे बांधेंगे, फिर मुख्य बॉडी में, मेन बॉडी में क्या क्या चीजें लिखेंगे, धीरे 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 कंक्लूजन तक कैसे पहुंचेंगे, कैसे उसको फ्लो को मेंटेन रखेंगे, क्या क्या चीजें ऐड करनी चाहिए, कितने अमाउंट में ऐड करनी चाहिए। बहुत ज्यादा डेटा ही डेटा भर दिया तो खराब हो जाएगा, बहुत ज्यादा कोटि कोट भर दिए तो खराब हो जाएगा, बिल्कुल नहीं भरे तो बहुत सादा रहेगा। मेकअप भी एक लिमिट तक, बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया तो अच्छा नहीं दिखेगा, बहुत ज्यादा मेकअप किया तो भद्दा दिखेगा। तो आपको माइंडफुल तरीके से सोचना रहेगा कि कितनी चीजें हमको डालनी है, एक अनुपात तय करना पड़ेगा कि कितना अनुपात, और वो इस बात से तय होगा कि आपका नेचर कैसा है, निबंध का स्वरूप कैसा है। निबंध का नेचर मतलब विषय का नेचर कैसा है, मूर्त विषय है, अमूर्त विषय है, बहुत ज्यादा डील करने वाला विषय है या विचार प्रधान विषय, इससे तय होता है कि उसमें कौन सी चीज किस अमाउंट में जाती है। वो सब अपन आगे सीखेंगे, सब सीखेंगे। मैं जितने टॉपिक है ना सब पे आपको निबंध लिखना सिखाऊंगा। ये विषय भी एक जैसे नहीं है, कुछ बहुत अमूर्त विषय है, उनमें विचार प्रधान निबंध लिखे जाते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग ही अलग होती है, उसका फ्लो ही अलग होता है, उसमें डेटा और कोटेशन वगैरह का अनुपात भी अलग होता है। वहीं जो विवरणात्मक निबंध होते हैं, मूर्त निबंध होते हैं, उसका फ्लो, फॉर्मेटिंग, उसको डील करने का तरीका, शुरुआत करने का तरीका एकदम अलग होता है। तो ऐसे भी 2 तरह के होते हैं, अपन देखेंगे, सब डिटेल में देखेंगे, लेकिन एक आइडिया आपको मैं दे रहा हूं अभी, तो ये आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। केवल आपको सीखना है निबंध लिखना। डेटा आपके पास कुछ है, कुछ और मैं आपको बता दूंगा। एक आपको रजिस्टर मेंटेन करना रहेगा, एक कॉपी मेंटेन करनी रहेगी जिसमें आपको हर टॉपिक से जुड़ा हुआ है कुछ कुछ चीजें लिखनी रहेंगी, वो आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो। अब देखिए ये जो टॉपिक्स यहां पर निबंध के लिखे हुए हैं बेटा, इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मूर्त हैं और कुछ ऐसे हैं जो अमूर्त हैं। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मूर्त हैं, कुछ ऐसे हैं अमूर्त। मूर्त या अमूर्त क्या होते हैं, पहले इसकी बात करते हैं, क्योंकि दोनों निबंधों को डील करने का तरीका थोड़ा सा अलग अलग होता है। मैं आपको बताता हूं तो आपको चीज अच्छे से समझ में भी आएगी। जो मूर्त टॉपिक होते हैं, मूर्त का मतलब होता है ऐसे टॉपिक्स जो कंक्रीट है। कंक्रीट का मतलब जो ठोस है, जिनमें आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानकारियां देनी है, ज्यादा सारी नहीं पर ज्यादातर आपको उसमें जानकारियां देनी होती है। ठीक है, ऐसे निबंध जो मूर्त निबंध होते हैं या मूर्त विषय होते हैं, मूर्त विषयों पर जो निबंध लिखे जाते हैं वो विवरणात्मक निबंध होते हैं, जिसमें आपको डिटेलिंग देनी है, विवरण करना है, जानकारी देनी है, विवरण देना है, वो विवरणात्मक निबंध होते हैं। अभी अपन समझेंगे, आप बिल्कुल ये मत घबराओ कि सर विवरणात्मक निबंध क्या होते हैं, उसको कैसे लिखते हैं, विचार प्रधान क्या होते हैं, आप बिल्कुल मत घबराइए, मैं आपको हर एक चीज क्लासेस में बताऊंगा। जो मूर्त विषय होते हैं उस पर विवरणात्मक निबंध लिखे जाते हैं कि उनमें कुछ डेटा, कुछ जानकारी, कुछ विवरण दिया जाएगा, एक सीक्वेंस फॉलो करते हुए आपको विवरण देना रहेगा। वहीं जो अमूर्त विषय होते हैं, अमूर्त विषयों पर विवरणात्मक निबंध नहीं लिखे जाते, विचार प्रधान निबंध लिखे जाते हैं। कुछ निबंध ऐसे निबंधों के प्रकार है। इतना अपने को थ्योरी नहीं पढ़नी है। देखो भाई, थ्योरी व्योरी आपसे नहीं पूछी जाएगी। मैं ये नहीं बताऊंगा कि निबंध शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, नी और बंध। नी का मतलब होता है नहीं, बंध का मतलब होता है बंधन, जो बंधन रहित है वो निबंध। ये सब थ्योरी नहीं आपसे पूछी जाएगी, आपको निबंध लिखना है। थ्योरी नहीं बतानी है कि निबंध के 5 प्रकार होते हैं, विवरणात्मक निबंध और विचारात्मक निबंध और घटना प्रधान निबंध और ललित निबंध, और ये सब नहीं, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमें मूर्त विषय पे कैसे निबंध की फॉर्मेटिंग करनी है और अमूर्त विषय पर कैसे निबंध की फॉर्मेटिंग करनी है। पहले तो ये भान होना चाहिए कि हम क्या बेहतर लिख सकते हैं। अगर आपका दिमाग विचार प्रधान चलता है, दर्शन, साहित्य, विचार, उनमें कनेक्ट बिठाना, अगर आप ऐसे कुछ कर पाते हैं तो आप विचार प्रधान निबंध चुनिए। अगर आप उस सब में फिसड्डी हैं, आप केवल फैक्ट्स याद करके उसको डील कर पाते हैं, तो आप विवरणात्मक निबंध चुनिए, जो कि ज्यादातर लोग चुनते हैं। अभी अपन उदाहरण से समझेंगे तो एकदम समझ में आएगा।
कुछ और निबंध भी होते हैं, जैसे ललित निबंध होता है। अगर कोई कलात्मक विषय है तो उस पर आप ललित निबंध भी लिख सकते हैं। कभी कभार ऐसा हो सकता है, कोई अगर कलात्मक विषय है, जैसे इसमें एक विषय में ये मान सकता हूं, यहां पर मुझे एक विषय अभी दिखा था, मतलब मैं उसके बारे में अक्सर बताता हूं, जैसे संस्कृति, ये धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन, ये संस्कृति, धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन, ये थोड़े कलात्मक विषय है। जब भी संस्कृति की बात आती है, सांस्कृतिक पर्यटन की बात आती है, तो उसमें मंदिर निर्माण शैलियों की बात आती है, चित्रकला की बात आती है, स्कल्पचर यानी मूर्ति कला की बात आती है, बौद्ध स्तूप विहारों की बात आती है, टेम्पल आर्किटेक्चर यानी मंदिर वास्तुकला की बात आती है। तो ये बड़े कलात्मक विषय हैं। इन पर कुछ ललितात्मक निबंध भी लिखे जा सकते, ललित निबंध भी लिखे जा सकते, बहुत रेयर कंडीशन ऐसी बन सकती है, तो वो भी हो सकता है। कलात्मक विषयों पर ललित निबंध लिखे जाते हैं। जैसे साहित्य पर कोई निबंध आ गया तो हो सकता है कि उसमें थोड़ा लालित्य का पुट हो, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत लालित्य का पुट उसमें हो सकता है। एनीवे, अब अगर मान लीजिए, अब अगर हम देखें कि जितने भी हमारे पास यहां पर टॉपिक हैं, तो उसमें से मूर्त कितने हैं, अमूर्त कितने, इसमें आधे से आप ये मान के चलिए कि 60% टॉपिक ऐसे हैं जो मूर्त विषय हैं, जिन पर आपको विवरणात्मक निबंध लिखना है, और 40% लगभग ऐसे हैं जिनमें अमूर्त टॉपिक्स है, जिसपे आपको वैचारिक निबंध, विचार प्रधान निबंध लिखने होंगे। ठीक है, आपका जैसा माइंडसेट है, जैसा टेम्परामेंट है, जैसी चित्त वृत्ति है, जैसी मनोवृत्ति है, उसके मुताबिक आप चयन कीजिएगा टॉपिक का। निबंध आपको एक ही लिखना है। तो अगर आपका विवरणात्मक लिखना हो तो वो लिख देना मूर्त विषय पर, अमूर्त विषय पे लिखना हो तो उस पे लिख देना। दोनों चॉइसेस रहती है वहां पर, ऐसा रहता है। अब जैसे अब आपको मैं बताता हूं मूर्त विषय अमूर्त विषय क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने एक सीधा सा टॉपिक आ जाता है पर्यावरण वाला, पर यहाँ पे मैंने कुछ पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र डाले ही हैं, तो मैं उससे आपको अच्छे से समझा पाऊंगा, उसको अपन ले ही लेते हैं, है ना। ये पुराने वर्षों के कुछ प्रश्न पत्र हैं, इसमें से उठाते हैं। देखिए यहां पर एक क्या बोलते हैं यार आप इसको, एक निबंध पूछा गया था 2021 में मेंस में। ये एमपी पीएससी के सारे टॉपिक्स मैंने, मतलब सारे निबंध मैंने लिए हैं। मेंस में 2021 में एक निबंध पूछा गया था, भारत में बढ़ता जल संकट एवं समाधान। ठीक है, उसके अलावा एक और यहां पर निबंध आपको दिख रहा होगा, ग्लासगो जलवायु सम्मेलन 2020 में ये आया था। ये ग्लासगो सम्मेलन उस साल हुआ था ग्लासगो में, है ना। तो वो निबंध पूछा गया था, ये समसामयिक मुद्दे से रिलेटेड है। ठीक है, तो एक निबंध आप देख पा रहे हो, भारत में बढ़ता जल संकट एवं उसका समाधान, और दूसरा निबंध है ग्लासगो में होने वाला जलवायु सम्मेलन, जो उस साल हुआ था 2020 में, 19 में हुआ था, जो भी है। तो ये पूछा। उसके तुरंत ऊपर आप देख रहे हैं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, चुनौतियां एवं संभावनाएं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम या उद्योग, चुनौतियां एवं समस्याएं। ये जो तीनों टॉपिक मैंने बताया, ये सब मूर्त विषय है। इनमें आपको विवरणात्मक निबंध लिखना है, ज्यादा दिमाग के घोड़े दौड़ाने की जरूरत नहीं है, कतई नहीं है। बल्कि जैसे मान लो आपने उस साल ग्लासगो जलवायु सम्मेलन हुआ था और आपने उसके बारे में पढ़ लिया, तो आप उठा करके चेप दो कि ग्लासगो सम्मेलन इस तारीख से इस तारीख तक यहां हुआ, इस समय से होता आ रहा है, इसका ये उद्देश्य था, इस बार की ये थीम थी, इस बार ये मुद्दे डिस्कस किए गए, ये समस्याएं हैं, इनके समाधान के लिए ये चुनौती पेश की गई, भारत की ये भूमिका रही, फलाने की ये भूमिका रही। इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। जो ग्लासगो जलवायु सम्मेलन में हुआ और जो उसके रिपरकशन से जो इंप्लीकेशंस हुए, जो उसका वे फॉरवर्ड निकला, जो चुनौतियां हैं, उससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, क्या उस पर अभिमत निकल के आया, क्या समाधान हुआ, क्या समाधान नहीं हुआ, सब इसमें चेप देना है। अपना दिमाग ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। ये विवरणात्मक निबंध, विवरण देना है आपको। ऐसे ही सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के सामने क्या चुनौतियां हैं, क्या संभावनाएं, ये भी उसी तरह का है। हमारे देश के सामने अभी सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्योगों के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, क्या चैलेंजेस हैं। बड़े उद्योगों के सामने उनमें लागत ज्यादा है, कॉस्ट ज्यादा हो जाती है, सरकार का सपोर्ट नहीं मिल रहा, उसमें जो लोग जुड़े हुए हैं वो क्या किस तरह से फील करते हैं मशीन से बनने वाले उद्योगों की तुलना में। फिर उसकी उन चुनौतियों के लिए क्या समाधान किए जा रहे हैं और क्या संभावनाएं हैं। अगर हम इसको बढ़ावा दें तो क्या इससे संभावनाएं हैं। ये भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, मन से आप लिख सकते हो, मतलब ज्यादा सोचना नहीं है। भारत में बढ़ता हुआ जल संकट और उसका समाधान, ये भी पर्यावरण से जुड़ा टॉपिक है। जल संकट क्यों है भारत में, क्या कारण है,
सूखा पड़ रहा है, बारिश नहीं हो रही, ग्लोबल वार्मिंग है, प्रदूषण बहुत ज्यादा है, नदियों का जल पीने योग्य नहीं है, प्राकृतिक जलाशयों का जल पीने योग्य नहीं है, यहां तक कि अंडरग्राउंड का जो वाटर है वो भी पॉल्यूटेड हो गया है खनिजों के मतलब बहुत सारे रासायनिक पदार्थों के प्रयोग से। कहीं आर्सेनिक निकलता है, कहीं कहीं निकलता है। और उसके बाद भूमिगत जल स्तर नीचे गिरता जा रहा है लगातार। बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से भी दबाव है पानी पर। भाई इतने लोग हैं शहरों में, खास तौर पे कहां से पानी की पूर्ति होगी? तो किस वजह से जल संकट है, तमाम आपने काम लिख दिए, तमाम रीजन लिख दिए, कई कारण है, मैंने आपको बता दिए 5-6 कारण। और क्या समाधान है? समाधान क्या है भाई? पॉल्यूशन को कम करना, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के प्रयास करना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना, वर्षा जल का प्रयोग करना, वो बह ना जाए, कीटनाशकों का कम प्रयोग करना, ये तमाम उसमें समाधान। अब इसमें कुछ दिमाग लगाना है क्या? नहीं लगाना, काम खत्म हो गया। ये होते हैं मूर्त निबंध, मूर्त विषय, इसमें कोई अमूर्तन नहीं है। सीधे सीधे आपके सामने पिक्चर बनी हुई है, सीधा सीधा एक खाका बना हुआ है, उसमें जानकारियां फिट करते हुए आपको निबंध लिख देना है। बहुत दिक्कत इसमें कुछ नहीं। एक परिभाषा से आप शुरू कर दोगे, पृष्ठभूमि बांध दोगे, कारण बता दोगे, समस्याएं समाधान निदान बता करके जय सिया राम, खत्म हो गया काम। ये होते हैं विवरणात्मक निबंध। ठीक है, तो इसका एक खास तरह का, इसमें आप डेटा भी दे सकते हो, फैक्ट भी दे सकते हो, हर बात को। भाई आप जब जल संकट की बात करोगे तो कितना डेटा दे सकते हो? प्रदूषण का डेटा दे सकते हो, अलग अलग रिपोर्ट्स दे सकते हो, सब दे सकते हो। ग्लासगो सम्मेलन में भी आप डेटा दे सकते हो, वहां तो डेटा पे ही बात होती है, फैक्ट पे बात होती है। तो इसका एक खास ढर्रा से निबंध लिखा जाएगा, इसमें विवरणात्मक निबंध रहेंगे। वहीं यहां पर एक निबंध मैं आपको बता रहा हूं, यही पहला निबंध, इसी को उठा लेते हैं। लोकहित लोकतंत्र का उद्देश्य, ये 2021 में पूछा गया सवाल है। अब देखिए, लोकहित लोकतंत्र का उद्देश्य है, इसको डिकोड ही वो व्यक्ति कर पाएगा जिसके दिमाग के घोड़े दौड़ते हैं वैचारिक दिशाओं में। अन्यथा इसका अर्थ ही आप निर्वचित नहीं कर पाओगे कि इसका मतलब क्या है, इसमें लिखना क्या है दरअसल, क्योंकि यह एक अमूर्त विषय है। अमूर्त मतलब वैचारिक विषय है। लोकहित लोकतंत्र का उद्देश्य है। ठीक है, अभी किस विषय से पूछा गया है, तो ये आप इसको मान लो कि ये ना पुराने पेपर, मतलब पुराना सिलेबस का है, ये 2021 का है। तब इसमें कुछ और विषय भी हुआ करते थे जो अब नहीं है, तो उस समय के किसी विषय से ये पूछा गया रहा होगा, या लोकतंत्र जैसे मान लो, क्योंकि अभी सिलेबस बदला भी है, तो ये पुराना पेपर है, 2021 का प्रश्न है ये। लेकिन मैं तो केवल एक आपको अंदाजा बता रहा हूं। अब जैसे मान लो कि लोकतंत्र, लोकहित लोकतंत्र का उद्देश्य है ये क्वेश्चन। अब ये अमूर्त विषय है। अमूर्त विषय का मतलब क्या हो गया कि इसमें आपको विचार करना पड़ेगा, इसमें विचार प्रधान निबंध लिखा जाएगा। इसमें आप कोई फैक्ट, कोई डेटा, कोई ऐसे लाइन दोरी से ऐसे पॉइंट वाइज ऐसे नहीं लिख सकते। इसमें है ही नहीं, ऐसा लिखने का कोई स्कोप ही नहीं है कि आपने एक डेफिनेशन लिख दी, लोकतंत्र जो है वो जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए है, और लोकतंत्र के 4 स्तंभ है, और उसमें एक विधायिका है, और न्यायपालिका है, और कार्यपालिका है, और एक मीडिया है। मीडिया जो है उसको बोलते हैं कि वो प्रहरी है, चौथे स्तंभ के रूप में है। और लोकतंत्र के 4 स्तंभ है। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको लागू करती है, न्यायपालिका उसको न्याय करती है और विवादों का समाधान करती है। और लोकतंत्र कई तरह के होते हैं दुनिया भर में, कहीं पर उसके कहीं पर राजतंत्रात्मक लोकतंत्र है, कहीं संवैधानिक। ये सब नहीं लिखना है, ये पूछ ही नहीं रहा है। ये तो विचार, ये तो तब लिखना होता जब लोकतंत्र पर विवरणात्मक निबंध आता, लोकतंत्र पर मूर्त निबंध आता, और वो बोलते कि लोकतंत्र से क्या समझते हैं, लोकतंत्र के क्या क्या स्वरूप है, क्या क्या अंग है, तो आप सब चेप देते हैं। यहां पर अमूर्त निबंध है, विचार प्रधान, लोकहित लोकतंत्र का उद्देश्य है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह होता है कि लोकतंत्र कोई साध्य नहीं है, वो साधन है। और वो साधन है मतलब वो जरिया है, माध्यम है। अल्टीमेट उद्देश्य जो होता है वो होता है लोगों का हित करना, उनका जीवन स्तर सुधारना, उनके जीवन में न्याय, प्रगति लाना एंड एवरीथिंग, शोषण से मुक्ति करना और वो सब। हमने जो है हमारे देश के संदर्भ में अगर हम बात करें तो हमारे देश में हमने लोकतंत्र को ही साध्य मान लिया है। लोकतंत्र ही साध्य मान लिया, लोकतंत्र साध्य मान लिया मतलब हमारे देश में डेमोक्रेसी आ गई, चुनाव हो रहे हैं, हर साल चुनाव का रिजल्ट आ जाता है, पार्टी सरकार बदल जाती है, नहीं बदलती है, हमने इसी को अल्टीमेट मान लिया है, जबकि ये अल्टीमेट नहीं है। लोकतंत्र तो केवल एक जरिया है, केवल एक साधन है, केवल एक माध्यम है लोगों के हित साधने का। अगर मान लो कि कोई लोकतंत्र ऐसा है जो लोकहित नहीं साधता, तो वो लोकतंत्र निरर्थक है। जैसे भारत के संदर्भ में हम
कम से कम कुछ मामलों में थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, पर बोल सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि भारत में लोकतंत्र होने के बावजूद भी एक अन्यायपूर्ण, कई जगहों पर अन्याय होता है, कई जगहों पर शोषण है। आज भी एक बड़ी आबादी जो है वो शोषित है, दमित है, आज भी उसके साथ अन्याय होता है। गरीबी, बदहाली, बेरोजगारी, भूखमरी, भ्रष्टाचार अपने चरम पे है। तो ये तमाम समस्याएं किसी भी अन्य देश की तुलना में भारत में कोई कम मात्रा में नहीं है या कम संख्या में नहीं है, जबकि हम डेमोक्रेसी है पिछले 70-75 सालों से, लेकिन लोकहित हमारे डेमोक्रेसी उस हद तक साध नहीं पाई है। बल्कि दुनिया में कई ऐसी देश है जहां डेमोक्रेसी नहीं है लेकिन वहां पर लोगों का हित ज्यादा है। जैसे यूएई में तो लोकतंत्र नहीं है, शेख का परिवार है, वही लोग रूल करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वहां पर HDI इंडेक्स पे आप देखिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखिए, अपॉर्चुनिटीज देखिए, पर कैपिटा इनकम देखिए, लोगों का जीवन स्तर देखिए, तो भारत से बहुत अच्छा है। वहीं पर हमारे यहाँ डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी बदहाली, गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अन्याय, शोषण, दलन, दमन अपने चरम पर है। तो ऐसा कोई भी लोकतंत्र जो लोकहित को नहीं साधता वो निरर्थक है, क्योंकि लोकतंत्र अपने आप में उद्देश्य नहीं है कि चुनाव होने लगे और चुनाव का रिजल्ट आ जाए, लोग वोट डाल दें। ये अपने आप में कोई उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है लोकहित, लोगों का जीवन सुधरे, उनका भला हो, वो शोषण अन्याय से मुक्ति हो, स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसे चीजें उनको जीवन में बहाल हो। केवल कागज पे नहीं कि लिख दिया प्रस्तावना में, ऐसा नहीं। जीवन में न्याय हो, समानता हो, स्वतंत्रता हो, सब लोग निर्भीक होके, निर्भय होके जी सके, कोई उनको दमन न करे, दलन न करे, बराबर की अपॉर्चुनिटीज मिले, गैर बराबरी ना हो, लोगों के जीवन में खुशहाली हो। ये असली चीज है। और अगर कोई लोकतंत्र इसको स्थापित नहीं कर पा रहा तो काहे का लोकतंत्र? क्या उद्देश्य, क्या उसका अर्थ है फिर उस लोकतंत्र का? ठीक है, तो ये आप देखिए कितना विचार प्रधान निबंध है। अब इसको आपको ये सोचना पड़ेगा कि इसमें लिखना क्या है, कैसे इसकी भूमिका बांधे, कैसे इसकी शुरुआत करें, इसमें क्या चीजें डालें। इसमें आप बहुत फैक्ट तो ज्यादा डाल ही नहीं सकते, थोड़े बहुत डाल सकते हो। कैसे तुलनात्मक अध्ययन करें, कैसे लोकतंत्र के बारे में बताएं, कैसे लोकहित लोकतंत्र का उद्देश्य ये बताएं, ऐसा। भाई दुनिया में तो बहुत से ऐसे देश है ना जिनमें डेमोक्रेसी नहीं है पर जीवन लोगों का बहुत खुशहाल है। वही हमारे जैसे देश है जिनमें डेमोक्रेसी है पर लोगों का जीवन बहुत बदहाल है। तो ये इसका जो मूल पॉइंट है वो यही है कि हमने क्या मान लिया कि भाई हम डेमोक्रेसी है, बस हमारा उद्देश्य पूरा हो गया, अब हमको कुछ नहीं करना। एक पार्टी जाती है, दूसरी आती है, लेकिन सूरत हाल कोई भी नहीं बदलता, वही जो है वो चल रहा है ढर्रे पे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा है। एक फिल्म है न्यूटन, अगर आप वो न्यूटन फिल्म देखेंगे उसमें यही क्रक्स है मेनली कि वो वहाँ पर एक छत्तीसगढ़ के इलाके में जो बहुत ही रिमोट एरिया है, नक्सलाइट इम्पैक्टेड एरिया है, वहाँ पे चुनाव करवाने का उसको ड्यूटी मिलती है। वहाँ पर कुछ ही वोटर्स है, चंद 12, 15, 20 वोटर्स है। अब चुनाव हो जाने से और न होने से, उन वोटर्स के वोट डाल देने से या न डाल देने से कोई तात्विक परिवर्तन वह नहीं होने वाला। उनका जीवन वैसा ही चलेगा जैसे पहले चल रहा था, कोई भी सत्ता में आए, कोई भी चुनाव जीते, कोई भी हारे। हमारे देश में एक ऐसा वर्ग है, बल्कि कई ऐसे वर्ग हैं जो सत्ता परिवर्तन से अप्रभावित रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी सत्ता में आए, उनको लात खानी है तो खाएंगे ही, उनको गरीबी झेलनी है तो झेलेंगे ही, तो उसको क्या फर्क पड़ता है सत्ता परिवर्तन से? उसके साथ तो जो शोषण हो रहा है हो ही रहा है। तो ये वो चीज इसमें आपको लिखनी थी, इतने क्रिटिसाइज करके नहीं लिखनी थी, पर इसको सैद्धांतिक रूप से वो दर्शाना था इसमें बेसिकली। तो अब ये विचार प्रधान निबंध, ये वही व्यक्ति लिख पाएगा जिसको इस तरह से वैचारिक निबंध लिखने का थोड़ा आइडिया होगा, जो कनेक्ट कर पाएगा चीजों को, वो लिख पाएगा। तो इसमें आप देखिए कि मतलब ये सब बताने का जो लब्बो लुआब था या लब्बो लुआब था, वो ये था कि इसमें कुछ ऐसे निबंध हैं जो मूर्त विषयों के भी है, कुछ अमूर्त विषयों के भी है। आप अपनी सुविधा से छांट लेना, आपकी किस्मत में जैसा रहेगा वैसा आपको वहां पे मिल जाएगा। जैसे इसमें पर्यावरण है, एकदम मूर्त विषय है, विज्ञान है, मूर्त विषय है ना। उसके बाद ये युवा नीति है, मूर्त विषय है, इस पे क्या कोई पूछेगा ज्यादा। फिर उसके बाद ये स्वर्णिम मध्य प्रदेश का आइडिया है, वन नेशन वन हेल्थ है। उसके बाद आपके सोशल नहीं, ये तो थोड़ा सा अमूर्त हो सकता है। फिर आपकी एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की। उसके बाद आपका जनजातीय विकास है। उसके बाद आपका घरेलू हिंसा है। उसके बाद आपका ये आंतरिक सुरक्षा वगैरह वाले मुद्दे हैं, बाह्य सुरक्षा, ये सब मूर्त विषय है। इसमें बहुत ज्यादा विचार प्रधान निबंध नहीं आएंगे।
तो फिर विचार प्रधान निबंध कहाँ पे आएंगे? जैसे हमारी भारत की ज्ञान विज्ञान की परंपरा, इस पे बन सकता है। ये संस्कृति सभ्यता, धार्मिक सांस्कृतिक तत्व, धर्म एवं अध्यात्म, उसके बाद आपका सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय एकता, उसके बाद ये भाषा वाले, स्वभाषा, स्वदेशी, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसपे बन सकते हैं। तो इसमें दोनों तरह के निबंध हैं, मूर्त विषय भी है, अमूर्त विषय भी है। हम दोनों पर निबंध लिखना सीखेंगे। मूर्त विषयों पर कैसे फॉर्मेटिंग की जाती है, कैसे डिजाइन की जाती है, कैसे शुरुआत करना है, कैसे उसको डेवलप करते हुए आगे फ्लो में लेके जाना है, और अमूर्त विषयों पे कैसे शुरुआत की जाती है। दोनों को लिखने के तरीके अलग अलग होते हैं, हम दोनों के बारे में सीखेंगे। दोनों के निबंध है, इसमें 40% अमूर्त विषय है, 60% मूर्त विषय है। अब जैसे ये मान लो कि एक इसमें है आंतरिक सुरक्षा। अब इंटरनल सिक्योरिटी पे आपसे क्या पूछेगा? इंटरनल सिक्योरिटी पे क्या क्या थ्रेट है? नक्सलवाद हो गया, वामपंथी उग्रवाद हो गया, आतंकवाद हो गया, अलगाववाद हो गया, क्षेत्रवाद हो गया, भाषाई क्षेत्रवाद हो गया, धार्मिक कट्टरपंथ हो गया, सांप्रदायिक चरमपंथ हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव का दुर्व्यापार हो गया, ड्रग्स की तस्करी हो गई। ये सब आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां हैं। यही आंतरिक सुरक्षा है, और क्या? आतंकवाद हो गया, अलगाववाद हो गया, सेपरेटिस्ट यानी अलगाववाद, जैसे मणिपुर वगैरह में आप देख रहे हैं, अभी नेपाल का मुद्दा चल रहा है, ड्रग्स की समस्या हो गई, भाषाई क्षेत्रवाद हो गया, नॉर्मल क्षेत्रवाद हो गया, है ना, उत्तर दक्षिण विद्रोह हो गया, ये तमाम चीजें इसमें आ जाती हैं। अब ये सब मूर्त विषय, इससे ज्यादा इसमें नहीं पूछा जा सकता। तो ये दोनों तरह के विषय। अब हम अगले मेन बात पे आते हैं। वो मेन बात यह है कि मतलब अगली जो एक और बहुत, दो बातें मुझे आपको और बतानी है। एक है इसका विस्तार। देखिए विस्तार से क्या मतलब, इसको बहुत ध्यान से समझना। विस्तार से मतलब यह है कि जैसे ये मान लो कि यहां पे कोई टॉपिक दिया हुआ है ना, मान लो कि यहां पे कोई टॉपिक दिया हुआ है। अब उस टॉपिक से क्या क्या निबंध पूछ सकते हैं, उसका कितना विस्तार क्षेत्र है, उसकी परिधि कितनी व्यापक है, उसका दायरा कितना व्यापक है। जैसे फॉर इंस्टेंस यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है पर्यावरण। अब अगर हम पर्यावरण के, अब हमको तो हर एक पर निबंध प्रिपेयर करना है, सभी के मामले में कच्चा माल इकट्ठा करना है, सभी के मामले में डेटा इकट्ठा करना है, सभी के मामले में थोड़े फैक्ट्स, थोड़ी पंक्तियां, थोड़े कोटेशंस इकट्ठे कर लेने हैं और उसको पढ़ के रख लेना है। उससे संबंधित निबंध आया, वहां चेप दिया, ठीक है। अब जैसे पर्यावरण है, अब पर्यावरण में अगर आपको निबंध तय करना है, ऐसे कोई भी टॉपिक हो सकता है, मैं उदाहरण ले रहा हूं, तो इसका हम क्या परिधि बांधे, क्या दायरा बांधे, क्या अर्थ विस्तार करें कि हमको पर्यावरण में कहां तक निबंध पढ़ने हैं। तो इसके लिए आपको बहुत मदद मिलती है पुराने प्रश्न पत्रों को। इसीलिए मैं आपको अभी कुछ पुराने निबंध में यहां पे डिस्कस करूंगा। जब आप पुराने निबंधों को देखते हैं जो पहले पूछे गए हैं, पुराने का मतलब ये नहीं कि आदिकाल के, पुराने मतलब जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। जब आप विगत वर्षों में पूछे गए निबंधों को देखते हैं तो आपको यह आइडिया लगता है कि जो टॉपिक से निबंध पूछे जा रहे हैं वो किस हद तक पूछे जा रहे हैं। अगर पर्यावरण से कोई निबंध पूछा जा रहा है तो उसका दायरा कहां तक है, तो आप आने वाले निबंधों में भी अपना दायरा तय कर पाते हैं, वो सीमा तय कर पाते हैं कहां तक मुझे प्रिपेयर करना है। अब आप मान लो कि पर्यावरण में आपसे कोई निबंध पूछा जाएगा तो पर्यावरण का तो बहुत लंबा विस्तार है। ये थोड़ी पूछेगा पर्यावरण प्रदूषण, भाई जल प्रदूषण भी है, स्थल प्रदूषण भी है, मृदा प्रदूषण भी है, वायु प्रदूषण भी है, ग्लोबल वार्मिंग भी है, ओजोन परत का क्षय भी है, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण भी हो गया है, उसके बाद आपकी एसिड रेन भी है, और भी तमाम चीजें हैं। मतलब मैं एक बता रहा हूं, मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैं एक बता रहा हूं कि पर्यावरण में कई चीजें आ जाती है। तो फिर हमको एक दायरा बांधना पड़ेगा ना कि हम कहां तक इसको पढ़ें, और वो दायरा हम वहां बांध पाएंगे जब हम पिछले सालों के निबंधों को देखेंगे, तो हमको अपने आप आइडिया लग जाएगा कि कहां तक दिमाग जाता है पीएससी का। एक और बात याद रखिए कि जब भी आप किसी भी परीक्षा की तैयारी शुरू करें, मैं केवल इस परीक्षा की बात नहीं कर रहा, आप किसी भी पेपर की तैयारी करो, आपके पास दो चीजें हैंडी होनी चाहिए। हैंडी मतलब दो चीजें आपको पहले से अपने दिमाग में रखनी है। पहली है सिलेबस, पाठ्यक्रम, और दूसरी है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। ये दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण है परीक्षा की तैयारी करने के शुरुआती चरणों में, या किसी भी चरण में, नॉट ओनली शुरुआती चरणों में। क्योंकि सिलेबस जब दिमाग में होता है तो हमको आइडिया रहता है कि हमको क्या क्या पढ़ना है, कौन सी चीज हमारे काम की है। अगर कोई नींद में भी उठा के पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि इस यूनिट में, इस टॉपिक में ये चीज है, इससे इतने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। सिलेबस का मतलब होता है पूरा सिलेबस,
किस टॉपिक, कौन सा टॉपिक कौन सी यूनिट में है, किस हद तक है, क्या उसका विस्तार क्षेत्र है और कितने नंबर के क्वेश्चन उसमें से आएंगे। और पीवाईक्यू, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर। जब आप पीवाईक्यू देखते हो तो आपको पेपर की डेप्थ का और उसके विस्तार का अंदाजा होता है कि उसकी गहराई कितनी है और उसकी व्यापकता कितनी है, किस हद तक जाता है। और निबंध में यह चीज और इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहां पर टॉपिक के रूप में तो केवल एक एक शब्द लिखे हुए हैं। पर्यावरण एक शब्द लिख दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक शब्द लिख दिया, घरेलू हिंसा एक शब्द लिख दिया, तो टॉपिक के रूप में तो केवल एक वर्ड ही मेंशन्ड है। अब ये घरेलू हिंसा में किस हद तक जा सकता है निबंध, या पर्यावरण में किस हद तक जा सकता है, यह आइडिया आपको तभी ना लगेगा जब आप पुराने पेपर उठा के देखोगे, तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि ये टॉपिक को कहां तक खोल रहे हैं, किस हद तक खोल रहे हैं। तो इसीलिए मैं यहां पर आज आपसे कुछ प्रीवियस ईयर्स के निबंध भी डिस्कस करूंगा, तो उससे आपको समझ में आएगा कि कहां तक हमको एमबीट ड्रॉ करनी है। और फिर मैं वो आपको बता दूंगा ड्यूरिंग द कोर्स, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कक्षाओं में, तो मैं खुद आपको बता दूंगा कि आपको पर्यावरण में क्या क्या पढ़ना है, घरेलू हिंसा में क्या क्या पढ़ना है, मतलब हर टॉपिक में कहां तक जा सकता है दिमाग, कहां तक आ सकता है निबंध। बहुत बियॉन्ड नहीं आते हैं, अभी अपन पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। जो निबंध आते हैं ना, जैसे यहां पे जो टॉपिक दिया हुआ है, इससे बहुत बियॉन्ड नहीं जाता है, उससे एक निश्चित परिधि में ही वो रहता है, निश्चित सीमा में ही रहता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी उल जुलूल उटपटांग आ गया, ऐसा नहीं होता है। जैसे पर्यावरण है तो पर्यावरण से कुछ वही आएगा, प्रदूषण है, जल संकट है, वायु प्रदूषण है, इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण है, ग्लोबल वार्मिंग है, इसके प्रभाव है स्वास्थ्य पे और देश में इसका क्या, वो तमाम चीजें आएंगी, तो उसी से रिलेटेड रहता है, बहुत ज्यादा नहीं जाता है आगे। अभी भी मध्य प्रदेश में जो निबंध है वो लोक सेवा आयोग, जो संघ लोक सेवा आयोग की तुलना में बहुत आसान लेवल के आते हैं, लेकिन हाँ पहले की तुलना में मुश्किल हो गए हैं। पहले काफी और आसान आते थे, पर अब मुश्किल आने लगे हैं। तो ये कुछ हम देखते हैं। अब हम धीरे धीरे जो है वो देखते जाते हैं, है ना, तो हमको समझ में आएगा कि क्या करना है। देखिए फिर मैं आपको बता रहा हूं कि निबंध की फॉर्मेटिंग में कच्चा माल आपको ऑलरेडी मिल जाएगा आपके जीएस से, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के। कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको पढ़नी रहेंगी और सजाना रहेगा, डेकोरेट करना रहेगा और फॉर्मेटिंग करनी, पहले फॉर्मेटिंग करनी। जैसे पेंटिंग में क्या होता है, पहले एक आउटर स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाता है, उसके बाद फिर उसको धीरे धीरे और शेड्स और बारीक और उसको फाइनिंग उसके अंदर की जाती है, पॉलिश किया जाता है और उसको सुंदर बनाया जाता है। तो वैसे, और फिर एक सीमा पे जाके रुक जाना है, बहुत ज्यादा भी नहीं करना है, नहीं तो वो खराब लगेगा, बहुत ज्यादा मेकअप नहीं करना है। तो बस वो आपको सीखना है एक तरीका, और कुछ भी नहीं रहता है, बहुत मुश्किल काम ये है नहीं। और उसके बाद आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, मतलब मैं तो यहां करवाऊंगा ही, आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस अगर आप करोगे, अभ्यास करोगे निबंध लेखन का, तो हो सकता है कि आज आप खराब लिखो, कल खराब लिखो, लेकिन धीरे धीरे जो आपकी कमियां हैं, जो खामियां हैं, जो दोष है, वो दूर होते जाएंगे निबंध में से। और अल्टीमेटली 10, 15, 20, 25 निबंध लिखने के बाद आप बहुत सुंदर निबंध लिखोगे, बहुत प्रभाव उत्पादक निबंध लिखोगे, क्योंकि आपकी खामियां, एक गलती जो आज आपने की आप कल तो नहीं दोहराओगे, फिर आपने परसों जो गलती की वो आप उसके अगले दिन नहीं दोहराओगे, तो खामियां धीरे धीरे दूर होती चली जाएंगी। और मैं खुद ही आपको पहले तो बता ही दूंगा फॉर्मेटिंग में कि क्या कमी हो रही है, क्या नहीं हो रही है, तो आपको वैसे भी वो गलती नहीं करनी है। दूसरों के अनुभव से सीखना चाहिए, खुद के अनुभव से अगर आप केवल स्वयं के अनुभव से सीखोगे तो जीवन ही कम पड़ जाएगा। तो बाकी चीजें हम आपको बताते ही चलेंगे ड्यूरिंग दी कोर्स, और बाकी जो आप गलतियां करोगे वो आप धीरे धीरे रेक्टिफाई कर लोगे। देखो अब इसमें कुछ निबंधों की मैं चर्चा कर रहा हूं प्रीवियस ईयर्स के, तो उससे आपको अर्थ विस्तार करने में मदद मिलेगी कि कहां तक हमको जाना है। इसके पहले मैं एक और बात यहां स्पष्ट कर दूं कि जितने भी टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स के बारे में मैं आपको डेकोरेट करने के लिए या अपने निबंध को प्रभाव उत्पादक बनाने के लिए अलग से कुछ डेटा बता दूंगा। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पर्यावरण पे कोई भी निबंध आए तो मैं आपको 10 ऐसे कोट्स दे दूंगा महापुरुषों के नाम के साथ, और कुछ कविताएं दे दूंगा जो आप उसमें कोट करके अपने आप को, अपने निबंध को सुंदर बना सको। जैसे मान लो कि महात्मा गांधी ने का एक बहुत प्रसिद्ध कथन है कि प्रकृति मनुष्य की प्रत्येक आवश्यकता को पूरा कर सकती है, किंतु उसके लालचों को पूरा नहीं कर सकती, लोभ को पूरा नहीं कर सकती। ये कितना सुंदर कथन है। अब हम लोग जो पर्यावरण किससे संबंधित हमारे यहाँ समस्याएं पैदा हो रही है, वो इस वजह से हो रही है कि हम पर्यावरण का अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं, अंधाधुंध उसका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से तमाम समस्याएं पैदा हो रही है। चाहे वो प्राकृतिक समस्याएं हो, चाहे वो उत्तराखंड में त्रासदियां हो, हर जगह
हर जगह हम भिड़ गए हैं पर्यावरण के ऊपर। तो यहां पर गांधी का ये जो कथन है कितना प्रासंगिक, हर जगह प्रासंगिक है। आप कहीं भी इसको डाल सकते हैं जहां भी पर्यावरण का है, चाहे जल संकट हो, चाहे वायु प्रदूषण हो, चाहे ध्वनि प्रदूषण हो, चाहे उत्तराखंड प्रदूषण, कहीं भी आप डाल सकते हो कि प्रकृति मनुष्य की प्रत्येक आवश्यकता को तो पूरा कर सकती है किंतु उसके लालचों को पूरा नहीं कर सकती, और हम लालच में आकर के प्रकृति का दोहन कर रहे हैं। हमारी आवश्यकताओं को तो वो बहुत पूरा करने में सक्षम है। तो आप इसको आराम से अच्छे लिख सकते हैं। और ऐसे ही मैं हर मामले में आपको कोट्स दे दूंगा महापुरुषों के नाम के साथ, ठीक है। जैसे जब हम स्वभाषा की बात करते हैं तो भाषा, अपनी भाषा, मातृभाषा, मातृभाषा के संबंध में आप कुछ कविताएं, जैसे भारतेंदु बाबू की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां हैं, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को शूल। उन्होंने माना है कि सब उन्नतियों का मूल अपनी भाषा का विकास है। अभी भारतेंदु के नाम के साथ आप ये पंक्तियां याद कर लो तो आप कहीं भी इसको चेप सकते हो, तो आपका वैल्यू एडिशन हो जाएगा निबंध में। तो ऐसे ही निबंध अच्छा बनता है, सुंदर बनता है। फॉर्मेट, फ्लो, सीक्वेंस और ये वैल्यू एडिशन, और कच्चा माल आपके पास है, बढ़िया बढ़िया से बन जाएगा आपका निबंध, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि आपको टॉपिक बहुत माइंडफुल तरीके से सिलेक्ट करना है और उसके मुताबिक फॉर्मेटिंग सीख लेनी है। हर तरह से टॉपिक के हिसाब से फॉर्मेटिंग अलग अलग होती है। विवरणात्मक निबंध जो है उसकी अलग होगी, अमूर्त निबंधों की अलग होगी, ठीक है ना। ये इस पे एक बार निबंध आया भी था भारतेंदु के कथन पे। अब जैसे इसमें मान लो फॉर एग्जांपल एक है वसुधैव कुटुंबकम, तो वसुधैव कुटुंबकम पे आप 2-4 चीजें तैयार कर लो, ठीक है। दूसरी चीज ये होती है निबंध में, एक और बात बता ही देता हूं यार, याद आ गया। दूसरी चीज होती है कि जब भी आप निबंध में कोई टॉपिक उठाओ तो उस टॉपिक से आप कितने मैक्सिमम पक्षों के बारे में सोच पा रहे हो, आप उससे रिलेटेड कितने अलग अलग पक्षों के विषय में विचार कर पा रहे हो। निबंध का मतलब ये बंधन रहित, आप बंधे हुए नहीं हो। 1000 शब्द है, 10 पन्ने हैं और समय है आपके पास 2 घंटे का, मतलब एटलीस्ट मैं मान के चल रहा हूं उतना। 2.5 घंटे का होता है ना, तो 2.5 घंटे में आप आधा घंटा प्रारूप के निकाल दो। प्रारूप आधे घंटे में आराम से लिख लेता है बंदा। 2 प्रारूप लिखने के लिए आते हैं 15-15 नंबर के, और प्रारूप का क्या, उसका फॉर्मेट ही रहता है, वो तो एक ही पेज में हो जाता है। आपको या तो रिपोर्ट लिखने को आएगी, या शासकीय पत्र आएगा, अर्धशासकीय पत्र आएगा, पृष्ठांकन, अधिसूचना, ये जो भी आता है 1 पेज से ज्यादा का बनता ही नहीं है। 1 पेज ज्यादा से ज्यादा 1.25 पेज, तो वो 20 से 25 मिनट में दोनों हो जाएंगे, बल्कि मैक्सिमम आधा घंटा मान लो। आधे घंटे में दोनों प्रारूप आप लिख लोगे, क्योंकि वो एक ही पेज में रहता है ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम 1 से 1.25 पेज, और उसमें भी बहुत ज्यादा नहीं रहता, वो तो केवल उसमें वो रहता है फॉर्मेटिंग की, इधर दिनांक लिखना है, इधर महोदय लिखना है, ये लिखना है, वो सब। बाकी बचा हुआ 2 घंटा पूरा का पूरा आपके 2 एसेस के लिए है। तो 2 घंटे में आपको 1500 शब्द लिखना है, 15 पेज, 1000 नंबर का पहला एसे, मतलब 1000 वर्ड्स का पहला एसे और 500 वर्ड्स का दूसरा एसे, बस 1000 शब्दों का वो और 500 शब्दों का वो। तो 2 घंटे हैं और 15 पेज है, 1500 शब्द है। एनीवे, तो पर्यावरण, जैसे मान लो कि पर्यावरण में अगर आपको निबंध लिखने को आ रहा है तो आप कितने अलग अलग दिशाओं से सोच सकते हो, कितने अलग अलग पक्षों को इंक्लूड कर सकते हो। आप जितने अलग अलग पक्षों को इंक्लूड करोगे, अगर वहां पर स्कोप है तो उतने अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। जैसे अगर मैं पर्यावरण पे निबंध लिख रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण से आपको कई चीजें मैं थोड़ा सा एक अंदाजे से बता दे रहा हूं, फिर पुराने तो देखेंगे ही। तो अगर मैं पर्यावरण से सोच रहा हूं तो क्या मैं पर्यावरण से जुड़े संवैधानिक पक्ष की बात नहीं करूंगा, पॉलिटी से जुड़े पक्ष की। जैसे पर्यावरण से संबंधित संवैधानिक पक्ष क्या है, हमारे संविधान में डीपीएसपी में पर्यावरण की चर्चा की गई है, आर्टिकल 48A 48, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, दैट इज द आर्टिकल ना, 48A, उसमें एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात है। फिर उसके बाद जब फंडामेंटल ड्यूटीज मिसेस गांधी ने जोड़ी 1975 में, तो फंडामेंटल ड्यूटीज में भी पर्यावरण संरक्षण की बात उन्होंने की है कि नागरिकों का कर्तव्य होगा कि वो पर्यावरण को मतलब पर्यावरण को की सुरक्षा करे, उसकी संरक्षण करे। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं जो इंदिरा गांधी ने जोड़ी। उसके बाद फिर हमारे यहाँ बहुत सारे एक्ट्स हैं संविधान से रिलेटेड, बहुत सारे, पर्यावरण से रिलेटेड बहुत सारे कानून हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, वन संरक्षण अधिनियम है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, ऐसे 3-4 तो बड़े बड़े एक्ट हैं। एक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का एक्ट है, एक फॉरेस्ट का है ना, एक आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। तो ये सब पर्यावरण से रिलेटेड है,
ठीक है। उसके अलावा भी और कई नियम गाइडलाइन वगैरह है। दूसरा, पर्यावरण से जुड़े ऐतिहासिक पक्ष, पॉलिटी देख लिया, फिर इतिहास। इतिहास में ही मैं संस्कृति भी जोड़ दे रहा हूं, इतिहास ही में मैं मतलब कल्चर भी जोड़ दे रहा हूं, संस्कृति भी जोड़ दे रहा हूं, और इतिहास में ही मैं, ठीक है, हाँ, कल्चर और इसको जोड़ दे रहा हूं। इसी में मैं हमारे पुराने ग्रंथों वगैरह को भी जोड़ दे रहा हूं, है ना। अब अगर आप पर्यावरण के इतिहास की बात करें तो हमारे यहां तो उपनिषदों से ही पर्यावरण संरक्षण की बात की जा रही है, वेदों से। वेदों में ही और उपनिषदों में ही पर्यावरण के प्रति प्रेम और श्रद्धा और सहअस्तित्व का भाव है। अगर आप बात करेंगे तो हमने कभी पर्यावरण के दोहन की बात नहीं है हमारी प्रकृति, हमारे पुराने ग्रंथों में। अगर आप उपनिषद पढ़ोगे, वेद पढ़ोगे, तो उसमें कई ऐसे आपको सूक्ति वाक्य, कई ऐसी ऋचाएं, कई ऐसे कोटेशंस मिल जाएंगे जो प्रकृति के साथ तारतम्य बैठाकर, प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाकर, उसके साथ सह अस्तित्व बनाते हुए जीवन को आगे बढ़ाने की बात करता है। चाहे वो नदियों का पूजन हो, चाहे वो प्रकृति का पूजन हो, चाहे वो वृक्षों की पूजा करना हो, चाहे वो उनको अपने बराबर मानना हो, उनके साथ सहअस्तित्व बना के चलना हो, चाहे वो गायों के प्रति हो, लगातार जो है वेदों और उपनिषदों में प्रकृति प्रेम और पर्यावरण संरक्षण की भावना पूरे दमखम के साथ उपस्थित है, पूरे प्रभाव के साथ उपस्थित है। उसके बाद भी लगातार आप इतिहास में देखेंगे तो हमारे यहाँ प्रकृति को वो वैल्यू मिलती है, चाहे वो विष्णु शर्मा का पंचतंत्र हो, चाहे वो कालिदास का मेघदूत या ऋतु संहार हो, चाहे वो षड्ऋतु वर्णन हो, चाहे वो विभिन्न प्रकृति प्रेमियों के द्वारा प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की बात हो, और वो वर्तमान तक, चिपको आंदोलन तक आप उसको देखते हैं। जंगल सत्याग्रह, हमारे यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन में जंगल सत्याग्रह हुआ, उसके बाद फिर चिपको आंदोलन हुआ, उसके कितने सारे, हमारी प्रकृति में ही, इतिहास में, हमारी संस्कृति में प्रकृति के प्रति अगाध प्रेम और सहअस्तित्व की चेतना है। जब हम पर्यावरण की बात करेंगे तो इतिहास, संविधान से आगे बढ़ के हम अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बात करेंगे। अगर पर्यावरण का विकास होगा तो उससे हमारी आर्थिकी का भी विकास होगा, क्योंकि सतत पर्यटन का क्षेत्र विकसित होगा। आज आप देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, अभ्यारण्य हैं, राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये सब क्यों सरकार ने खोल रखे? लोग वहां घूमने जाते हैं, रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है ना, पैसे मिलते हैं, आर्थिक प्रगति होती है, लोगों को काम मिलता है, ठीक है ना, लोगों को काम भी मिलता है वहां पर, अगर लोग घूमने फिरने जाते, पर्यटन का विकास होता है तो। साथ ही साथ पर्यावरण के साथ अर्थव्यवस्था भी जुड़ी हुई है। जितना पर्यावरण संरक्षित रहेगा अर्थव्यवस्था का उतना ही विकास होगा। आजकल बात ही होती है सतत विकास की। विकास की प्रक्रिया में हम पर्यावरण को पीछे ना छोड़ दें, वरना एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन पर्यावरण बचेगा ही नहीं और मानव जीवन का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। विकास का क्या आचार बनाएंगे? इसीलिए सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई है। जो विकास हमेशा चले, धारणीय हो, और वो वैसा विकास होगा जो प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर होगा। अगर प्रकृति है तो हम भी हैं, वरना हम भी नहीं रहेंगे, ठीक है। इसी के साथ इंडिविजुअल, मानव स्तर पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है? हमारा स्वास्थ्य इससे जुड़ा हुआ है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण कितनी बीमारियां फैलती है, कितने लोग मर जाते हैं, कितने बच्चे अनाथ हो जाते हैं, कितने लोगों को कैंसर हो जाता है। तो ये पर्यावरण से हमारा स्वास्थ्य भी तो जुड़ा हुआ है, मनुष्य मात्र के जीवन पे इसका प्रभाव है। तो आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ें तो उसकी कितनी दिशाओं को आप टच कर सकते हैं, करें। ये निबंध के अंदर हमको सीखना रहेगा। जितने आप मैक्सिमम डायमेंशंस को टच करेंगे उतना आपका निबंध जो है वो अच्छा बनेगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं, कोई भी उदाहरण ले सकते हैं इसमें हम लोग, ये तो खैर अब ज्यादा उदाहरण भी नहीं ले रहे हैं, फिर बाद में देखेंगे जब हम सिलेबस पढ़ेंगे। अब हम आते हैं इसके अर्थ विस्तार की तरफ। जैसे अर्थ विस्तार की अगर हम बात करें तो कुछ निबंधों की बात थोड़ी लंबी हो जाएगी, पहले मैं अर्थ विस्तार ही बता देता हूं। तो हम लोग को एक एम्बिट ड्रॉ करनी पड़ेगी कि कहां तक हम जाएं। जैसे मान लो कि इसमें एक पर्यावरण की मैं बात कर रहा हूं, एक ही उदाहरण लेके चलते रहते हैं। अब पर्यावरण पर अगर आप निबंध प्रिपेयर करोगे तो आपको एक सीमा खींचनी पड़ेगी, क्या क्या पढ़ना है। तो पुराने निबंधों को देख करके आप कर सकते हो। जैसे अब आप पर्यावरण पे निबंध पढ़ोगे तो जल प्रदूषण, स्थल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण, जल संकट की समस्या, प्रदूषण की समस्या, आपका जो ये होता है ग्लोबल वार्मिंग है, कार्बन उत्सर्जन है, बढ़ता तापमान है, सूखा पड़ना, फिर उसके बाद खाद्यान्न संकट है ना, उसके बाद प्राकृतिक आपदाएं,
नेचुरल कैलामिटीज, चाहे फिर वो भूस्खलन के रूप में हो, बाढ़ के रूप में हो, चाहे फिर वो असामान्य वर्षा के रूप में हो, सूखे के रूप में हो, वो सब पर्यावरण से जुड़ जाएगा। सभी को आपको प्रिपेयर कर लेना है। और ऐसा नहीं कि इसको अलग से पढ़ना पड़ेगा, ये सब आप पढ़ते ही हो यार, बस उसको थोड़ा सा अप्लाई करना सीखना है। ये तो आप पढ़ते ही हो ना, सभी चीजें पढ़ते हैं। ऐसा थोड़ी कि आप ग्लोबल वार्मिंग नहीं पढ़ते, पढ़ते हैं। नेचुरल डिजास्टर आपके इसमें है, आपदा प्रबंधन आप पढ़ते ही हो। तो सभी चीजें आपके सिलेबस में है, वो सब पर्यावरण से जुड़ती है। कि चाहे जितनी भी आपदाएं हैं, कुछ ऐसी रहती है जो नेचुरली आती है, बाकी आजकल तो मैन मेड आपदाएं ज्यादा आ रही हैं। कुछ कुछ नेचुरल भी है, लेकिन जैसे भूकंप वगैरह, पर जनरली मैन मेड आपदाएं ज्यादा आ रही है पर्यावरण में क्षति पहुंचाने की वजह से। तो इतनी चीजें आप एक एम्बिट ड्रॉ कर लो कि भाई पर्यावरण पढ़ूंगा तो इतनी चीजों को प्रिपेयर करूंगा, इनको लिखना सीखूंगा, इनके बारे में कोट्स डेटा वगैरह इकट्ठे करके एक डायरी में लिख लूंगा पर्यावरण लिख के। उसके बाद दूसरा टॉपिक मान लो, एक और ऐसे उदाहरण, जैसे मान लो इसमें एक टॉपिक लिखा हुआ है इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा। तो आंतरिक सुरक्षा पर निबंध प्रिपेयर करते समय आप क्या क्या प्रिपेयर करोगे? नक्सलवाद, वामपंथी उग्रवाद, अलगाववाद जैसे अभी मणिपुर वगैरह में आप देखते हो, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में देखते हो, कश्मीर में बहुत लंबे समय तक चला, फिर नक्सलवाद है ही है। उसके बाद आपका वामपंथी उग्रवाद आप देखते हो, फिर चरमपंथ है, आजकल जो है धार्मिक कट्टरपंथ है आप देखते ही हो, सांप्रदायिक कट्टरपंथ है, क्षेत्रवाद है, भाषाई क्षेत्रवाद है, जैसे आप साउथ में देखते हो नॉर्थ के प्रति, तो क्षेत्रवाद, भाषाई क्षेत्रवाद, असामान्य विकास, जैसे कहीं पर बहुत ज्यादा विकास है, कहीं बहुत कम है, तो वो भी डिस्कंटेंट की वजह बनती है, असंतोष की वजह बनती है। उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग के बाद ड्रग्स की तस्करी, ड्रग का जो पूरा कारोबार बना हुआ है। उसके बाद आपकी मॉब लिंचिंग, सोशल मीडिया ट्रोलिंग, ये सब चीजें इसमें जुड़ती जाती है, वो सब इसके साथ जुड़ती जाती है। तो वो सब इंटरनल सिक्योरिटी में आपको पढ़ना है। अब जब भी कोई टॉपिक अगर इंटरनल सिक्योरिटी पे निबंध आता है तो इसी में से कुछ ना कुछ आएगा। इस पे आप कुछ डेटा, कुछ फैक्ट, कुछ हैंडी रखो, कुछ कोटेशन हैंडी रखो, और उसको आप फिर फॉर्मेट में उसको डालना सीख जाओ। और मूर्त विषय रहेंगे तो बहुत समस्या इस पे नहीं आती है। तो ऐसे आपको एक एम्बिट ड्रॉ करनी रहेगी। अब हम निबंधों पर टॉपिक्स की बात करते हैं तो आपको अपने आप समझ में आएगा। कुछ निबंधों की मैं बात करता हूं, जैसे 2021 में पूछे गए कुछ निबंध हैं, देखते हैं किन किन टॉपिक से रिलेटेड है और कहां तक ये जा रहा है। जैसे पहला निबंध तो मैंने आपको समझा ही दिया था, ये लोकहित लोकतंत्र का उद्देश्य है। ये कोई टॉपिक रहा होगा लोकतंत्र वगैरह, उससे संबंधित है। हालांकि इसका संबंध सुशासन से भी है, अगर आप इसको वैसे देखें तो इसका संबंध सुशासन से भी है, इसका संबंध विकास से भी है, इसका संबंध लोकतंत्र के अंतर्गत सुशासन और विकास से है। फिर इसका संबंध जो है वो आप देखेंगे कि जो देश की उन्नति है, राष्ट्रीय प्रगति है, उससे भी है। तो इस सब से इसका संबंध है। लेकिन फिर भी ये क्योंकि पुराना निबंध है 2021 का, तो मैंने आपको इसको बता दिया था कि इसमें क्या मेन बात है। उसके बाद दूसरा अगर आप देखें तो ये एक अमूर्त विषय पर निबंध है। इसको थोड़ा सा विचार प्रधान निबंध की तरह डेवलप करना पड़ेगा। इसको शुरुआत करने का तरीका थोड़ा अलग होगा, बॉडी थोड़ी अलग होगी। इसको किसी कहानी, उदाहरण से शुरू करना पड़ेगा, या धीरे से एक उस तरीके से भूमिका बांधनी पड़ेगी। उसके बाद दूसरा, देश के नवनिर्माण में युवा वर्ग की भूमिका। आप देखिए सीधे सीधे एक टॉपिक आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, युवा नीति। ये रहा, देखिए इससे सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए ये युवा नीति नाम का जो टॉपिक है, इससे सीधे सीधे क्या प्रश्न बन रहा है? देश के नवनिर्माण में युवाओं की भूमिका या युवा वर्ग की भूमिका। ये बहुत मुश्किल तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है कि एकदम ही आउट ऑफ स्कोप या आउट ऑफ या बियॉन्ड स्कोप है। जब भी हम युवा नीति की बात करेंगे तो हम सोच ही सकते हैं ना इसके बारे में, तो बहुत बियॉन्ड निबंध नहीं आते। देश के नवनिर्माण में युवा वर्ग की क्या भूमिका है, बहुत आसान सा निबंध है। आप उसको फिर हर चीज से जोड़ के देख सकते हो। सबसे पहले डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करेंगे। भारत जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति में है, लेकिन उसका उतना फायदा नहीं उठा पा रहा है। हमारे यहाँ युवा आबादी बहुत ज्यादा है, लेकिन हम उसका उतना लाभ नहीं उठा पा रहे। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, लेकिन उसके मार्ग में चुनौतियां भी है। कौन कौन सी चुनौतियां हैं, कैसे उनको दूर करके युवा वर्ग की भूमिका देश के नवनिर्माण में सुनिश्चित की जा सकती है। अगर हम नहीं करेंगे तो यही युवा वर्ग जो है वो देश के लिए लायबिलिटी बन जाएगा, थ्रेट बन जाएगा, अपराधों में संलग्न होगा। और अगर हम इसको सर्जनात्मक रूप से एक दिशा दे करके एक सही दिशा में लगा दे, एक सही ढर्रे पे लगा दे, सर्जनात्मक कार्य में लगा दे, तो ये देश को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अलग अलग क्षेत्रों में इसकी भूमिका, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, एरोस्पेस साइंस हो, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप हो, चाहे वो अलग अलग क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में, तो आप इसको ले जा सकते हैं।
उसके बाद अगला प्रश्न था तुलसी साहित्य और उसकी प्रासंगिकता। अब देखिए ये प्रश्न पता नहीं कहां से आया, अगर आप इसको देखें तो इसका इनडायरेक्ट संबंध बहुत सारे खंडों से जुड़ेगा। जैसे तुलसी जो है, एक तो यह है कि ये समसामयिक हमेशा ही रहते हैं। तुलसीदास ने क्योंकि रामराज्य की संकल्पना प्रस्तुत की, राम का आदर्श स्थापित किया मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में, राम कथा का विवेचन किया और उसको घर घर में लोकप्रिय बना दिया। और जो वर्तमान सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो राज्य में हो, ये सरकारें भी उसी आदर्श को लेकर के थ्योरेटिकली एटलीस्ट चलती है या उसके स्थूल रूप को लेकर तो चलती हैं। तो वो चीजें जो है वो हमेशा ही न्यूज में रहती है। जैसे राम मंदिर का निर्माण तब चल रहा था, मतलब उस समय बहुत पीक पे थी ना ये चीज, बल्कि बन भी गया होगा ये, क्योंकि 2021 का पेपर जो है ये 2022 में हुआ होगा। तो ये उस समय राम मंदिर के निर्माण और इनॉग्रेशन का सारा कुछ चर्चा चल रही होगी, तो इसीलिए तुलसी साहित्य का प्रश्न आया। और अगर आप वैसे भी टॉपिक से देखेंगे तो ये आपके संस्कृति वाले टॉपिक से भी जुड़ जाएगा, स्वभाषा वाले टॉपिक से भी जुड़ जाएगा, क्योंकि अवधि में है मानस, और अवधि हमारी हिंदी की एक बोली है, और बल्कि हिंदी का तो साहित्य ही आधुनिक काल से पुराना जो साहित्य है वो तो ब्रज और अवधि में ही है। खड़ी बोली का इतिहास तो 100-125 सालों का है, 150 सालों का है, उससे पहले का इतिहास तो ब्रज अवधि में ही है। तो स्वभाषा से भी ये जुड़ता है, ये सभ्यता और संस्कृति से भी जुड़ता है, ये धार्मिक संस्कृति से भी जुड़ता है, क्योंकि ये जो तुलसी ने जो भी साहित्य लिखा है वो धार्मिक साहित्य है, वो धार्मिक साहित्य है। रामचरितमानस को साहित्यिक से ज्यादा धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। तो वो सभी इन चारों पांचों टॉपिक से उसका संबंध है। अब अगर इसके अलावा इसको अब मान लो कि क्या हमको इसको अलग से पढ़ना है, नहीं, ये आपके पेपर 4 में है। पेपर 4 में बहुत सारे विचारकों में तुलसी भी थे, अभी भी है शायद, उस वक्त भी थे तुलसी, तो ये उसी में आप पढ़ लोगे। जिसने तुलसीदास को पढ़ा हुआ है आराम से लिख देगा, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आसान क्या प्रश्न हो सकता है। तुलसी की राम राज्य की संकल्पना इतनी प्रासंगिक है कि हमेशा रहेगी, उनकी मर्यादा पुरुषोत्तम की संकल्पना इतनी प्रासंगिक है कि हमेशा ही रहेगी। जिस देश में तो उनकी तो आर्थिक संकल्पना, लोक मंगल की भावना, वो सब इसमें आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद शिक्षा और जीवन मूल्य, ये कौन से टॉपिक का है, तो ये इसमें एक बहुत ही मतलब बहुत स्पष्ट रूप से एक टॉपिक लिखा हुआ है, शिक्षा में गुणवत्ता। ठीक है, तो ये सीधे सीधे इससे जुड़ा हुआ है। अब जब भी हम शिक्षा में गुणवत्ता की बात करेंगे, देखो इसीलिए मैं बोल रहा हूं ना कि जैसे ही आप टॉपिक देखो अपने आप आपको उसका विस्तार क्षेत्र समझ में आ जाएगा। जब आप पुराने पेपर को देखोगे उससे बियॉन्ड नहीं जाता है, उतना भी आपने पढ़ लिया तो बहुत है। जब हम शिक्षा में गुणवत्ता, पहले तो शिक्षा के 2 उद्देश्य, गांधी जी का एक कथन आप यहां पर भी चेप कर सकते हो। गांधी ने कहा है कि शिक्षा का महान उद्देश्य ज्ञान ही नहीं कर्म है, बल्कि कर्म भी है। यह गांधी जी का बहुत प्रसिद्ध कथन है कि शिक्षा का महान उद्देश्य ज्ञान ही नहीं कर्म भी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि शिक्षा के 2 उद्देश्य होते हैं। एक होता है रोजगार दिलवाना, लेकिन केवल रोजगार दिलवाना शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य है अच्छा इंसान बनाना, अच्छा नागरिक बनाना, अच्छे मूल्य हमारे अंदर डालना, अच्छा इंसान बनाना, अच्छा नागरिक बनाना और अच्छे उच्च स्तरीय मूल्यों का विकास करना। ये 2 उद्देश्य है। गांधी जी ने भी यही कहा है कि शिक्षा का महान उद्देश्य केवल ज्ञान ही नहीं कर्म भी है। तो हमारी शिक्षा जो है उसके अंदर जब हम गुणवत्ता की बात करेंगे तो दोनों स्तरों पर बात करेंगे। अभी हमारी शिक्षा का उद्देश्य हम लोग क्या मानते हैं आजकल, तो बल्कि यही मान लिया गया है कि जो आपकी शिक्षा का उद्देश्य है नौकरी दिलवाना, अच्छा रोजगार दिलवाना। आप इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, आईएएस बन गए, बड़े सरकारी अफसर बन गए, आप कोई बड़े प्रोफेसर बन गए, कॉलेज में बड़े बिजनेसमैन बन गए, आपने कोई कोडर बन गए, प्रोग्रामर बन गए, एनीथिंग। आपने रोजगार शिक्षा हासिल की, लेकिन उसका प्रयोग करने के लिए रोजगार के लिए। जबकि आप अंदर से करप्ट हो, भ्रष्ट हो, अच्छे नागरिक नहीं हो, अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करते, आपके अंदर दया नहीं है, करुणा नहीं है, राष्ट्रभक्ति नहीं है, राष्ट्र प्रेम नहीं है, मानवता नहीं है, तो आप फिर आपकी जो शिक्षा दी गई है वो विफल मानी जाएगी। क्योंकि उसने आपको रोजगार तो दिला दिया, आपको रोजगार परक शिक्षा तो मिल गई, लेकिन आपके अंदर अच्छे मूल्यों का विकास नहीं किया। तो शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार दिलाना नहीं है, उसका उद्देश्य है अच्छा नागरिक बनाना, अच्छा इंसान बनाना। तभी जो है एक संपूर्ण व्यक्तित्व बनता है। और अगर आपके अंदर मूल्य नहीं है तो आप कहीं भी पहुंच जाए, आप करप्शन करेंगे। बड़े बड़े अधिकारी जो इतने नॉलेजफुल होते हैं, जिन्होंने यूपीएससी जैसी बड़ी परीक्षा पास करके गए हैं और पता चला इतने करप्ट हैं, क्योंकि उसके अंदर मूल्य नहीं है।
आगे बात समझ में? तो शिक्षा का जब हम गुणवत्ता की बात करेंगे तो शिक्षा की परिभाषा के अंतर्गत दोनों चीजें आती है, रोजगार परक शिक्षा भी और मूल्य आधारित शिक्षा भी, और दोनों में गुणवत्ता होनी चाहिए। हमारे यहाँ तो खैर दोनों ही फिसड्डी है। अभी तो हमारी रोजगार परक शिक्षा में भी ज्यादातर लोग जो है पास आउट हो जाते हैं और उनको नौकरी कुछ भी नहीं मिलती है, तो वहां भी नहीं कोई गुणवत्ता है। और मूल्य आधारित शिक्षा तो भूल ही जाओ। तो ये इससे जुड़ा हुआ टॉपिक है, मतलब ऐसा लिखना नहीं है, ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूं। फिर खेल शक्ति के रूप में उभरता भारत, ये सीधे सीधे एक टॉपिक इसमें दिया हुआ है, परंपरागत खेल, इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है। मतलब बहुत जुड़ा हुआ नहीं है, पर परंपरागत खेल है, उसी में आपका खेल शक्ति आ जाएगा। खेल शक्ति की अगर अपन बात करें तो ये भी उसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है। उसके बाद अगला टॉपिक 2021 में जो आया था, मतलब मैंने बहुत सारे टॉपिक यहां आगे आपसे डिस्कस करूंगा, अभी कुछ एक मैंने यहां पर लिखे हैं तो उसकी मैं आपसे बात कर दे रहा हूं, बाकी और भी बाद में बात करेंगे। बाल श्रमिकों की समस्या एवं समाधान। अब देखिए, बाल श्रमिकों की समस्या और समाधान की आप बात करेंगे तो ये भी एक टॉपिक है जो सीधे सीधे जो है सिंपल सा टॉपिक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका आप संवैधानिक पक्ष भी याद कर सकते हो, उसमें जोड़ सकते हो, मानवीय पक्ष भी जोड़ सकते हो, क्या क्या समस्याएं हैं, क्या लैक्यूना है, क्या लूप होल्स है। वो जैसे हमारे संविधान में यह कहा गया है कि जो बालक है उनका नियोजन किसी परिसंकटमय उद्योग में नहीं किया है, कोई हैजार्डस इंडस्ट्री में उनको एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा। ऐसे उद्योग या उद्यम या कार्य जो खतरनाक किस्म के हैं, जोखिमपूर्ण है, परिसंकटमय है, जिनमें रिस्क है, हैजार्डस इंडस्ट्री जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, उनमें उनको एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके अलावा आप कर सकते हैं। तो ये लॉ में एक लैक्यूना है, एक ड्रॉबैक है, उसका फायदा लोग उठाते हैं। खैर, तो इस पे आप लिख सकते हो, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये देखिए, सब मूर्त विषय पर निबंध है। भारत में बढ़ता जल संकट, ये वही पर्यावरण से रिलेटेड है। फिर विज्ञान और विश्व शांति, इसको थोड़ा सा देखेंगे। वाचिक साहित्य, ओटीटी प्लेटफॉर्म। अब देखिए, इनमें से आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको कैसे इसका एक एमबी ड्रॉ करना है। जैसे हाँ, एक और बात याद रखो कि अगर कोई बहुत टेक्निकल विषय पे जब निबंध आता है तो वो बहुत डीप टेक्निकल नॉलेज चेक नहीं करता, क्योंकि आप सिविल सर्वेंट्स बनने वाले हो। आप लोग ज्यादातर बच्चे जो हैं वो जनरल प्रवृत्ति के सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कोई टेक्निकल सब्जेक्ट तो आप पढ़ते नहीं हैं। आप क्या करते हैं, जीएस के सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। तो जब भी कोई टेक्निकल टॉपिक पे निबंध आता है तो वो उसके टेक्निकल पक्षों के बारे में नहीं आता, उसके सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक पक्षों के बारे में आता है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में। अब देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महत्व और विनिमय। अब इसमें जो सवाल आएगा वो टेक्निकल एस्पेक्ट पे नहीं आएगा कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तकनीकी पक्ष जो है कि क्या उसमें कौन सी तकनीक इस्तेमाल हो रही है, कौन सी प्रौद्योगिकी लग रही है और कैसे, वो सब नहीं। आपसे जब भी एआई जैसे टेक्निकल टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पक्षों पे प्रश्न आएगा कि भाई एआई के आने से भारत जैसे देश में क्या समस्याएं पैदा होंगी, रोजगार की स्थिति पे क्या इंपैक्ट आएगा, बेरोजगारी पे क्या इंपैक्ट आएगा, इसके सामाजिक क्या प्रभाव होंगे, सांस्कृतिक क्या प्रभाव होंगे, क्या समस्याएं आएंगी, क्या चुनौतियां हैं, कैसे उनको दूर किया जाएगा, या फिर एआई का क्या फायदा होगा, फायदा भी हो सकता है भारत जैसे देशों में, क्या इसकी संभावनाएं हैं, किस किस क्षेत्र में हम इसका लाभ उठा सकते हैं, है ना। तो जब भी इस तरह के टेक्निकल चीजों से क्वेश्चन आएंगे तो उसके सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक चुनौतियां, फायदे, लाभ, हानियां, उस पर प्रश्न आता है। एआई के फायदे भी है, नुकसान भी है भारत जैसे देश में, तो उसकी क्या संभावनाएं हैं, क्या चुनौतियां हैं, किस क्षेत्र में अच्छा प्रयोग है, कहां पर उससे नुकसान हो सकते हैं, ये तमाम चीजें। सुरक्षा संबंधी क्या दिक्कतें हैं, जैसे आजकल डीप फेक चीजें चल रही हैं, तो इंडियन जो पॉपुलेशन है ज्यादातर गलीबल है, वल्नरेबल, इतना उनको सेंस तो रहता नहीं, मतलब क्योंकि बहुत अंडर प्रिविलेज लोग हैं, तो सुरक्षा संबंधी चुनौतियां भी हैं और ये सब चीजें उसमें आ जाती हैं। तो वो उस तरह के प्रश्न बनेंगे जिसमें आप बहुत सारी चीजें समेट के एक फॉर्मेटिंग करके लिख सकते हो। फिर जैसे इसमें एक है वाचिक साहित्य। अब ये वाचिक साहित्य जो है, ये इसमें आप बोलेंगे कौन से उससे जुड़ रहा है, तो यहां पर आप देखिए हमारे इसमें जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं, इसमें एक टॉपिक स्वभाषा है ना। दूसरा टॉपिक अगर आप देखोगे तो भारत की ज्ञान विज्ञान की परंपरा है। तीसरा टॉपिक अगर आप देखोगे तो हमारे यहां इसमें भारतीय जीवन में संस्कार, जीवन मूल्य, ये सब है। तो ये सभी से ये जुड़ जाएगा। वाचिक साहित्य का मतलब होता है हमारे देश में बहुत लंबे समय तक जो
ज्ञान की परंपरा रही वो वाचिक परंपरा में आगे बढ़ती रही। जैसे वेद आप जानते हो कि बहुत समय तक लिखे नहीं गए थे, वो केवल और केवल पीढ़ी दर पीढ़ी वाचिक परंपरा में आगे बढ़ते गए। उनका रिटन कंपाइलेशन तो बहुत बाद में आया, वो तो बहुत सालों पीढ़ियों तक सदियों तक ओरल ट्रेडिशन में चले। आज भी भारत में बहुत सारी हमारा ज्ञान, हमारी बहुत सारी भारतीय मनीषा, बहुत सारा भारतीय मेधा, हमारी बहुत सारी भारतीय बुद्धि, जो हमारी संकलित बुद्धि है, कलेक्टिव इंटेलेक्ट है, वो वाचिक परंपरा में चलता है। जैसे आप देखेंगे कि आयुर्वेद के कितने नुस्खे घर में दादी नानियां बताती हैं, वो कहीं लिखे हुए थोड़ी है किसी किताब में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो चला आ रहा है और कारगर होता है कि आप ये लगा लो, ये खा लो, वो खा लो, घरेलू नुस्खा कि ये पत्ते बांध लो, ये कर लो, कितना चलता है और वो सही भी होता है, बहुत बार उससे फायदा भी होता है लोगों को। तो वो सब उसके पीछे साइंस है, लेकिन वो उस तरह का साइंस नहीं जैसे पश्चिम में कॉपीराइट वाला साइंस है। वो बहती हुई धारा है निर्मल जल की, जिससे हर कोई पानी पी सकता है। ये चीजें आपको उसमें डालनी रहती है निबंध। वो लंबे समय से चली आ रही है, पीढ़ियों से। पता चला कि 200 सालों से लोग उस नुस्खे को, या 2000 सालों से लोग उस नुस्खे को फॉलो कर रहे हैं। एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को बताती है, समाज में वो चल रहा है दादी नानियों से। कितनी जड़ी बूटियों का प्रयोग ऐसे ही चलता है, घरेलू नुस्खे चलते हैं, जिसके पीछे एक वाचिक परंपरा है, कई सदियों का अनुभव है, कई सदियों के आजमाए हुए नुस्खे हैं वो। ऐसे ही ज्ञान की परंपरा है, वेदों की परंपरा है, ये सब वाचिक परंपरा में चली। लोकगीत है, लोक साहित्य है, नीति की शिक्षाएं हैं। हमारे गांव में, हमारे समाज में कितने सारे लोकगीत हमारे महिलाएं घरों में गाती है, पुरुष भी गाते हैं। वो कई छपते नहीं है, उनकी कोई किताबें नहीं है, वो कई सैकड़ों सालों से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आगे बढ़ रहे हैं। पता चला कोई विवाह का गीत है, पता चला 500 सालों से विवाहों में गाया जा रहा है, कहीं लिखा छपा नहीं है। तो ये वाचिक परंपरा, ये हमारी पुरानी ज्ञान परंपरा है, ये सभी क्षेत्रों में है। फिर एक प्रश्न इसमें है, ओटीटी प्लेटफॉर्म विनियम बना। देखिए ये है ना, ये करंट इशू है उस समय का और आज का भी, ये हमेशा करंट इशू रहता है कि हमारी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसका दायरा क्या है, उसकी सीमा क्या है। तो ये भी एक तरह का करंट इशू है। जैसे अभी भी एक करंट में ही न्यूज में चल रहा है, अभी जैसे आप लोगों ने वो समय रैना और रणदीप अलाहाबादिया वाला केस देखा होगा, इंडियाज गॉट लेटेंट वाला। तो वो इंडियाज गॉट लेटेंट में भी तो यही ना मामला है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा क्या है, किस हद तक उसको सीमित किया जाना चाहिए, किस किस काम से, उसकी रीजनेबलनेस क्या है, युक्ति युक्तता क्या है। तो ये करंट अफेयर है और इसको जोड़ दिया गया है संविधान में लोकतंत्र की, आपकी अभिव्यक्ति की आजादी से। जैसे ये एक तरह का क्या है, ये एक तरह का करंट अफेयर थे और इसको अभिव्यक्ति की आजादी से जोड़ दिया गया, एक संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार से जोड़ दिया गया है। हमारे एक संस्था है जो, जिसका नाम है सीबीएफसी, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड बोलते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन, सीबीएफसी, सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन या केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। और इसी को पॉपुलर भाषा में सेंसर बोर्ड बोल देते हैं लोग, यही सेंसर बोर्ड है पॉपुलर लैंग्वेज में। अब इसका काम है कि फिल्मों को मतलब फिल्मों को सर्टिफिकेट देती है, उनको प्रमाणित करती है, टेलीविजन को भी प्रमाणित करती है, सर्टिफिकेट देती है। एडल्ट कंटेंट है तो उसको एयू सर्टिफिकेट देगी, यू सर्टिफिकेट देगी, जो भी है। अगर कुछ आपत्तिजनक उसमें दृश्य है, बातें हैं, तो उसको रिमूव करवा देगी, हटवा देगी कि भाई ये अभिव्यक्ति की आज़ादी तो है पर ऐसा आप नहीं कर सकते, किसी की भावना आहत हो रही है, अश्लील चीज़ें हैं, गलत चीज़ें हैं, समाज में गलत प्रभाव जाएगा, तो उसको कटवा भी देती है, हटवा भी देती है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर आपको अभिव्यक्ति की आजादी तो है, बोलने सुनने की सबकी, लेकिन आर्टिकल 19(2) में उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है, युक्त निर्बंधन भी है, पाबंदियां भी है। अब क्या है, ये किस हद तक जाती है अब। लेकिन आज के जमाने में जो सोशल मीडिया है, खासतौर पे इंस्टाग्राम रील्स हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स हैं, फेसबुक रील्स हैं, ओटीटी के प्लेटफॉर्म है, इन पर ऐसा कोई अंकुश नहीं है। तो ये हर मामले में कुछ भी बताते हैं, कुछ भी बना लेते हैं कंटेंट, उसमें अश्लीलता भी हो सकती है, भद्दी चीजें भी हो सकती है, राष्ट्रीय सुरक्षा पे खतरे वाली चीजें भी हो सकती है, लेकिन ये सब पाबंदियां जो है इन पर लागू नहीं होती। कुछ भी, जिसके हाथ में कैमरा है कुछ भी रील बना के डाल दी। तो ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है या सोशल मीडिया है, इनके मामले में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने में क्या क्या दिक्कतें हैं या क्या क्या संभावनाएं हैं, किस हद तक किया जाना चाहिए, उसकी पड़ताल करता हुआ निबंध इसमें लिखना था। तो ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ निबंध भी है। तो इस तरह से आपके दिमाग को आपको थोड़ा सा दौड़ाना है। अब देखिए, इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है भाषा का,
जो यहाँ पर एक भाषा का अवमूल्यन, ये 2016 में आया था। देखिए अभी जो भाषा का अवमूल्यन वाला निबंध है और ओटीटी प्लेटफॉर्म वाला जो निबंध है जिसमें भाषा की मर्यादा को तार तार किया जाता है बहुत बार, ये दोनों मिलते जुलते हैं आपस में। भाषा का अवमूल्यन भी आजकल जो ज्यादातर हो रहा है गालियां फिल्मों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और वही ओटीटी प्लेटफॉर्म वगैरह, तो इसमें काफी चीजें कॉमन है। तो बहुत बार क्या होता है कि निबंध रिपीट वर्बेटिम नहीं होते, शब्दशः रिपीट नहीं होते, लेकिन कंटेंट वही रहता है, थोड़ी सी उसकी भाषा बदल दी जाती है निबंध, मतलब उसको रिफ्रेश कर दिया जाता है। इसलिए पुराने निबंध जब हम देखते हैं तो हमें न केवल दायरा पता चलता है किसी विषय का, बल्कि क्या होता है बहुत बार वही निबंध भाषा बदल करके, थोड़ा सा लैंग्वेज बदल करके रिपीट पूछ लिया जाता है। शब्दशः वैसा का वैसा नहीं रहता, पर मिलता जुलता रहता है। 80% वही कंटेंट आपको डालना रहता है, थोड़ा घुमा फिरा करके, ऐसा भी होता है, क्योंकि टॉपिक तो उतना ही है, ऐसा है ना। तो मिलता जुलता निबंध भी आ जाता है जिसमें आपको कंटेंट सेम रखना है, थोड़ा सा लैंग्वेज बदल देते हैं उसकी, बाकी कमोबेश वैसा ही रहता है। अब जैसे ये देखिए कितने सिंपल सिंपल निबंध है। भ्रष्टाचार समस्या और समाधान, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बाद सूचना का अधिकार, इस पे आपको सीधे सीधे सूचना के अधिकार के बारे में लिखना है, ठीक है। उसका कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे उसकी डिमांड शुरू हुई, कब वो मिला सूचना का अधिकार, किस आर्टिकल के तहत मिला, क्या क्या उसमें प्रावधान है, क्या उसके फायदे हैं, क्या नुकसान है, किन मामलों में सूचना का अधिकार कारगर नहीं है, कायम है, वो सभी इसमें सीधे सीधे लिख देना है। बढ़ते शहरीकरण से उत्पन्न समस्याएं, नगरीकरण, अर्बनाइजेशन जो है, रैपिड अर्बनाइजेशन, उसकी प्रॉब्लम्स। तो ये बहुत ही सिंपल और मूर्त किस्म के निबंध होते हैं। तो जो लोग ऐसे निबंध चुनते हैं वो बहुत आसानी से इसको डेवलप कर सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। बस केवल आपको करना यह है कि इसकी फॉर्मेटिंग सीखनी है और उसको वैल्यू एडिशन करना सीखना है, और एक फ्लो मेंटेन करते हुए सारी चीजों को समेटते हुए कर लेना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको यहां पर कुछ निबंधों के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से आपको निबंध का विषय का दायरा तय करना है, कैसे उससे रिलेटेड चीजों को देखना है, और किस तरह से अपने अपने टेम्परामेंट के हिसाब से, अपनी मनोवृत्ति, अपनी चित्तवृत्ति के हिसाब से आपको निबंध के टॉपिक का चयन करना है। यदि आप बहुत ज्यादा वैचारिक आधार पर चीजों को डील नहीं कर सकते तो उस तरह के विषय को मत चुनिए, विवरणात्मक निबंध चुन लीजिए। और अगर आप थोड़ा सा कलात्मक अभिरुचि वाले, थोड़ा दिमाग के घोड़े दौड़ा सकते हैं, उसको थोड़ा सा लिंकेज करते हुए विचार प्रधान निबंध लिख सकते हैं, तो वैसा टॉपिक चुन लीजिए। जैसे एक टॉपिक इसमें विचार प्रधान एक और मैं बता देता हूं, वैसे तो मैंने आपको बहुत सारे उधर बताई है। जैसे ये है, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है। फिर एक ये है, पराधीन सपने हो सुख नहीं, यह अमूर्त विषय है। अब इसमें जो है, ये महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है, ये प्रसाद का कथन है, जयशंकर प्रसाद का। जयशंकर प्रसाद ने ये, उनके दो नाटक है, एक नाटक चंद्रगुप्त है, एक स्कंदगुप्त है। दोनों में से किसी एक नाटक में इसका प्रयोग उन्होंने किया है, ये मतलब उसमें आया है ये कोट, और जहां तक मुझे ध्यान है ये चंद्रगुप्त में है। हालांकि मैं श्योर नहीं हूं, स्कंदगुप्त में भी हो सकता है, पर 80% मुझे लग रहा है कि चंद्रगुप्त में उन्होंने ये लिखा है। एनीवे, ये उनका कथन है, लेकिन जयशंकर प्रसाद का कथन है, जो चंद्रगुप्त नाटक या स्कंदगुप्त में से किसी एक में आया है। अब इसको आपको पहले तो अर्थ निकालना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या होता है, फिर उस अर्थ से आपको पूरी विमाएं खोलनी पड़ेंगी, डायमेंशंस खोलने पड़ेंगे, फिर उसमें क्या डील करना है। तो ये थोड़े से अमूर्त किस्म के जो निबंध होते हैं, इसको भी आप लिखना सीखिए। मान लीजिए कि आपके सामने जो ऑप्शंस है उनमें से 2-3 ऑप्शंस ऐसे ही फंस गए, तो फिर आप क्या करोगे? और एक जो ऑप्शन विवरणात्मक है वो आपको आता ही नहीं है, मान लो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो इन पे भी निबंध लिखना सीखिए कि इसको हम कैसे बढ़ाएंगे इस निबंध को। जैसे यहां पर पराधीन सपने सुख नहीं, ये तुलसी का कथन है, तुलसीदास जी का, रामचरितमानस का। कत विधि सजी नारी जगमाही, पराधीन सपने सुख नाही। जब सीता और बाकी 3 उनकी बहनों की विदाई हो रही होती है, तो ये जो सीता की मदर है उनके मुख से ये कहलवाया गया है, या वो अपने जहन में सोचती है ये, तो वो वहां से आया हुआ है। लेकिन ये आपको बेसिकली परतंत्रता के बारे में है, पराधीनता के बारे में, कि जो व्यक्ति पराधीन है उसको सपने में भी सुख हासिल नहीं हो सकता। सबसे बड़ा दुख दुनिया में पराधीनता का है। तो इसको आप कितना बढ़त दे सकते हैं। जैसे शास्त्रीय संगीत में जब कोई गवैया राग शुरू करता है तो उसको कैसे बढ़त देता है, घंटे 2 घंटे में, वैसे आप इसको कैसे बढ़ा सकते हैं। अब पराधीनता का क्या अर्थ है, पराधीनता के वर्तमान में क्या स्वरूप है। आजकल वैसी पराधीनता तो है नहीं जैसे हम अंग्रेजों के गुलाम थे, लेकिन आज पराधीनता के नए नए स्वरूप है।
चाहे फिर वो स्त्री की पराधीनता हो, चाहे फिर वो आर्थिक पराधीनता हो, चाहे वो कॉर्पोरेट में काम करने वाले लोग हो, चाहे वो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में फंसे हुए लोग हो। पराधीनता के अलग अलग स्वरूप है। पराधीनता में जो व्यक्ति रहता है कैसे उसकी स्वतंत्रता बाधित होती है, उसके अधिकार बाधित होते हैं, उसको जीवन में प्रगति का मौका नहीं मिलता, और तमाम चीजें इसमें आप समेट सकते हो विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से। तो ये सब चीजें हैं जो निबंधों में अर्थ विस्तार करते हुए हमको चलनी रहती है। अब ये तो है आज की बात। आज के सेशन को मैं समाप्त करता हूं। मैंने काफी बेसिक बातों पे आज चर्चा की है। अगले सेशन में जब हम मिलेंगे, अब हम फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे। पहले विवरणात्मक निबंधों की फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे, फिर विचार प्रधान निबंधों की, मतलब साइमल्टेनियसली चलेंगे। विवरणात्मक निबंधों की भी सीखेंगे, विचारात्मक निबंधों की भी सीखेंगे, और साथ ही साथ मैं आपको हर टॉपिक पे कोट्स दूंगा और पंक्तियां दूंगा जो आपको लिख लेना है, मतलब आपको रजिस्टर बना लेना है। जहां भी कोई उससे संबंधित निबंध आए उसमें चेप देना है। 10 कोट 15 कोट लिख लो हर मामले में, और 10-15 पंक्तियां लिख लो कवियों की, और जहां जरूरत पड़े वहां पर तर्कश से एक तीर निकाल करके चला दो, तो उससे आपका वैल्यू एडिशन हो जाएगा। और साथ ही साथ डेटा, फैक्ट और डेटा, कुछ रिपोर्ट्स की रिकमेंडेशंस, उनके द्वारा दिए गया डेटा जो करंट हो, मतलब पुराना नहीं, करंट डेटा हो, किसी रिकमेंडेशन हो, किसी समिति की सिफारिशें हैं, कोई शोध पत्र में आया डेटा है, कोई रिपोर्ट आई है किसी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय संस्था की, सरकार की कोई रिपोर्ट है, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है, उस सब का डेटा भी इकट्ठा कर लो उस मामले में। जैसे मान लो कि आप पर्यावरण पे निबंध पढ़ रहे हो, तो पर्यावरण पे आप डेटा भी इकट्ठा करो। वायु प्रदूषण की क्या स्थिति है, कार्बन उत्सर्जन की क्या स्थिति है, जल संकट की क्या स्थिति है, ये तमाम चीजें, ओजोन परत, मतलब जितना भी आप डेटा ले सकते हो उसके मामले में। अगर आप नक्सलवाद की बात कर रहे हो तो कितना उसके बारे में डेटा, कितने लोग नक्सल से प्रभावित इलाकों में मर जाते हैं, कितने लोग उसकी कैजुअलिटी के शिकार हुए हैं, वो तमाम चीजें हर मामले में आप डेटा 8-10 फैक्ट, कुछ रिपोर्ट की रिकमेंडेशन, कुछ रिपोर्ट्स का डेटा वगैरह, कोई अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुई है तो उसमें क्या बात की गई, कुछ थोड़ा करंट से उसको जोड़ दो, अगर मान लो गुंजाइश है तब उसको करंट से भी जोड़ो। तो इस तरीके से कुछ आप एक रजिस्टर में ऐसे तैयार करके रख लो चीजों को, और फॉर्मेटिंग सीख लो। मतलब वो सब मैं ही आपको करवाऊंगा, आपको मन से कुछ नहीं करना है। तो वो सब अगर आप कर लोगे तो आप बढ़िया से बढ़िया ऐसे लिखना सीख जाओगे, और उसकी प्रैक्टिस कर लो, एज सिंपल एज दैट। ऐसा कोई बहुत बड़ी बात ये है नहीं। ठीक है, तो अब आज के सेशन को यहीं पर विराम देते हैं। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो फॉर्मेटिंग सीखेंगे, और डेटा वगैरह को कैसे इंप्लीमेंट करना है, किस तरह से वैल्यू एडिशन करना रहता है, कैसे भूमिका बांधनी रहती है विषय के अनुसार। जैसा विषय होगा वैसे ही फॉर्मेटिंग होगी। ऐसा नहीं कि एक रामबाण गोली है हर मर्ज की एक दवा, ऐसा नहीं है। विषय पे तय होगा कि कैसे उसको शुरू करना है, कैसे भूमिका बांधनी है, कैसे उसको ग्रोथ देनी है, कैसे डेवलप करना है। अलग अलग विषय के अलग अलग तरीके हैं, 8-10 तरीके हम सीखेंगे, उन्हीं में से कोई ना कोई आपको अप्लाई करना रहेगा। ठीक है, तो इनफ फॉर टुडे। आज की क्लास को विराम देते हैं, अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। इसी तरह बने रहिए। मुख्य परीक्षा के बैचेस को ज्वाइन कर लीजिए अगर आप ज्वाइन करना चाहें, क्योंकि वो शुरू हो रहे हैं, और अभी से आप ज्वाइन कर लेंगे अर्ली बर्ड्स की तरह तो आपको फायदा मिलेगा। सारी टीम बहुत अच्छी है, सभी लोग जो है बहुत वेल एक्सपीरियंस टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं, तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू बी बेनिफिटेड फ्रॉम इट। और आप लोग जितनी जल्दी ज्वाइन करें उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो अब अगली क्लास में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।